दूसरे एल्डर, क्या परीक्षा समाप्त हो गई है? स्मारक पर लिखे सुनहरे शब्दों को देखते हुए जियाओ यान ने धीरे से पूछा। उसने विचलित दूसरे एल्डर को देखते हुए धीरे से अपना हाथ हटा लिया। ओ, परीक्षा समाप्त हो गई है। जियाओ यान की आवाज सुनकर दूसरे एल्डर ने अपनी उलझन से बाहर आ गए। उन्होंने घबराहट में अपना सिर हिलाया, हालांकि उनकी आंखें अभी भी इधर उधर घूम रही थी। एल्डर स्पष्ट रूप से अभी भी सदमे की स्थिति में थे। एक साल में 5 डुआन क्यों जुटाना? कितनी तेज प्रगति, वास्तव में भयानक। दूसरे एल्डर अभी भी विचारों में खोए हुए थे और अपने सामने खड़े युवा को जटिल भावनाओं से देख रहे थे। हालांकि उनकी बूढ़ी आंखों में जो संदेह था, वो वास्तविकता के सामने गायब हो गया। स्मारक से सुनहरे शब्द धीरे धीरे फीके पड़ गए और ये गहरे काले रंग में वापस आ गया। हालांकि सुनहरे शब्द गायब हो गए थे, लेकिन दर्शक बिल्कुल शांत थे। हर कोई अभी भी सदमे में डूबा हुआ था। ऊंचे मंच पर दूसरे बुजुर्ग ने खांसी निकाली और आखिरकार उसने दर्शकों का ध्यान वापस खींच लिया। औपचारिक परीक्षा पूरी हो चुकी है। नियमों के अनुसार जियाओ यान एक चुनौती स्वीकार करेगा। डूजे रैंक से नीचे के लोगों को उसे चुनौती देने की अनुमति होगी। कौन आगे आएगा? दूसरे बुजुर्ग ने चिल्लाते हुए कहा और उसकी नजर युवा पीढ़ी पर पड़ी। अगर कोई वयस्कता के समारोह को इस बात की परीक्षा के रूप में मानता है कि उसकी डू क्यू कितनी ऊंची है, तो चुनौती उसकी डू तकनीकी दक्षता की परीक्षा थी। आखिरकार जीवन और मृत्यु की लड़ाई में डू तकनीक परिणाम निर्धारित करने में एक प्रभावशाली कारक होगी। डू तकनीकी दक्षता पर प्रत्येक कबीले का ध्यान डू जे की डू क्यू पर उनके ध्यान से कम नहीं था। दूसरे बुजुर्ग की घोषणा सुनकर दर्शकों में हल्का शोर मच गया। युवा जियाओ पीढ़ी ने एक दूसरे को देखा, जबकि कायरता ने उनके होठों को कस लिया। ब्लैक मॉन्यूमेंट 8 डुआन क्यूई पर लिखे सुनहरे शब्दों ने उनके दिल में आसान जीत के किसी भी विचार को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। इस समय उनके पास जियाओ यान के साथ युद्ध में अपनी ताकत का बखान करने की योग्यता नहीं थी। जियाओ यान चुपचाप मंच पर खड़ा था और शांति से अपने साथियों पर नजरें गड़ाए हुए था। हर बार जब उसकी नजर किसी युवा पर पड़ती, तो वो जल्दी से पीछे हट जाता। कायरों का झुंड। डर से कांपते हुए आसपास के कबीले के सदस्यों को देखते हुए जियाओ निंग ने उपहास में डांटा। उसने अपना सिर उठाया और मंच पर काले कपड़े पहने युवा को चुनौती देते हुए देखा और मंच पर कदम रखने ही वाला था कि एक पतले हाथ ने उसे पीछे खींच लिया। अपनी भौं सिकोड़ते हुए जियाओ निंग ने अपनी बहन की ओर देखा और दुखी होकर कहा, क्या? जियाओ यू ने आह भरी और जवाब दिया, वो 8 डुआन क्यूई पर है। हो सकता है कि तुम उसे हरा न सको। जियाओ निंग का मुंह थोड़ा सा फड़क उठा, वो भी हिचकिचाया। लेकिन जब उसकी नजर पास में खड़ी जुन एर पर गई, तो उसने देखा कि वो जियाओ यान को एक नाजुक सुखद भाव से देख रही थी, जो पहले कभी उस पर नहीं था। अपने दांत पीसते हुए जियाओ निंग ने जियाओ यू के हाथ को झटक दिया। उसके चेहरे पर ईर्ष्या और गुस्सा अभी भी कुछ हद तक बचकाना था। तो क्या हुआ? मुझे 8 डुआन क्यूई तक पहुंचे हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे नहीं हरा सकता, जो अभी अभी 8 डुआन क्यूई तक पहुंचा है? जियाओ निंग को देखते हुए, जिसका चेहरा जिद और ईर्ष्या से भरा हुआ था, जियाओ यू को पता था कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने एक हरी गोली निकाली और उसे जियाओ निंग के हाथों में थमा देने से पहले अनिच्छा के भाव के साथ धीरे से सहलाया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, यह एक टियर 2 गोली है, क्यूई बढ़ाने वाला पाउडर, जो थोड़े समय के लिए डू जे की शक्ति प्रदान करता है। हालांकि इसका नतीजा यह है कि अगर इसे खा लिया जाए तो अगले 1 महीने तक बिस्तर पर रहना पड़ेगा। जब तक बहुत जरूरी ना हो, इसका इस्तेमाल न करें। यह सुनकर जियाओ निंग ने खुशी से गोली पकड़ ली और कहा, इससे मैं उस आदमी को सबक जरूर सिखाऊंगी। जियाओ निंग ने भौहें सिकोड़ी और उसे चेतावनी दी,
बहुत लापरवाह मत बनो। उसे बस थोड़ा सा दर्द होने दो। तुम्हें उसे बहुत ज्यादा चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, वरना दादाजी भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। वर्तमान वो अब अतीत का बेकार अपंग नहीं रहा। हाँ हाँ, मुझे पहले से ही पता है, जियाओ निंग ने उदासीनता से कहा, थोड़ा सिर हिलाया। एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उसने जुनर को देखा, गर्व से अपने दिल में कह रहा था, मैं तुम्हें बता दूंगा, वो आदमी सिर्फ एक तकिया है जिस पर कढ़ाई की गई है। टीएल, चीनी कहावत। एक बाहरी रूप से आकर्षक लेकिन बेकार व्यक्ति। एक ठंडी मुस्कान के साथ जियाओ निंग ने जियाओ यू का हाथ झटक दिया और मंच पर कूद गया, चिल्लाते हुए, मैं तुम्हें चुनौती दूंगा। ये सुनकर सभी की निगाहें जियाओ निंग की ओर मुड़ गई और ध्यान का केंद्र होने के एहसास ने उसके चेहरे पर गर्व को और बढ़ा दिया। जियाओ निंग को देखते हुए जो आगे बढ़ रहा था, दूसरे एल्डर की भौहें तंग गई। मेहमानों की सीटों की ओर देखते हुए उसने देखा कि पहले एल्डर के चेहरे पर परेशानी की लकीरें थी। हल्की सी आह भरते हुए उसने अपने दिल में डांटा, अज्ञानी मूर्ख, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि जियाओ यान अभी भी वही बेकार अपंग है जो वो पहले था? जियो निंग ने दूसरे एल्डर के चेहरे पर आई उदासी को नहीं देखा और एक बड़ा कदम आगे बढ़ाते हुए उसने अहंकार से मुस्कुराते हुए कहा, जियो यान, मुझे तुम्हारी युद्ध क्षमता का परीक्षण करने दो। अपने सामने जियो निंग को देखने के लिए आलस से ऊपर देखते हुए जियो यान ने जवाब देने की भी जहमत नहीं उठाई, ये देखते हुए कि जियो निंग पहले ही मंच के केंद्र में पहुंच चुकी थी। दूसरे एल्डर के पास जोर से घोषणा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जियो निंग ने जियो यान को चुनौती दी है। जियो यान, क्या तुम चुनौती स्वीकार करते हो? तुम मेरी चुनौती से भागोगे नहीं, है ना? जुन एर देख रही है, बेहतर होगा कि तुम उसे निराश न करो। अपनी आस्तीन में छिपी गोली को सहलाते हुए जियो निंग का आत्मविश्वास बढ़ गया और नीचे सुंदर शांत युवती को देखते हुए उसने ठंडी मुस्कान के साथ जियो यान से कहा, बेवकूफ। जियो यान ने अपनी नाक को ब्रश करते हुए अपने दिल में बड़बड़ाया। सबके सामने उसने सिर हिलाया और शांति से कहा, मैं स्वीकार करता हूं। जियाओ यान को सिर हिलाते देख दूसरे एल्डर ने एक बार फिर आह भरी और अपना हाथ हिलाया। जैसे ही वो मंच से पीछे हटा, उसने अपनी आवाज इतनी धीमी कर दी कि सिर्फ वे दोनों ही सुन सके और कहा, याद रखो, अपनी ताकत पर नियंत्रण रखो, एक दूसरे को चोट मत पहुंचाओ। जियाओ निंग ने अपने होंठ सिकोड़े, जबकि जियाओ यान ने उदासीनता से कंधे उचकाए। जैसे ही दूसरे एल्डर ने मंच छोड़ा, उसके ऊपर की हवा तनावपूर्ण हो गई। जल्द ही लड़ाई होने वाली थी। घोषणा के साथ ही सभी की निगाहें मंच पर मौजूद दो युवकों पर टिक गई। हर कोई इस युवा के बारे में उत्सुक था, जिसने 3 साल बाद एक और चमत्कार किया था। क्या उसके पास डू तकनीक में वही प्रतिभा थी जो डू क्यूई साधना में थी? क्या उसके पास सीखने की वही भयानक गति थी? अतिथि मंच पर जियाओ झान ने अपने चेहरे पर थोड़ी असहज अभिव्यक्ति के साथ मंच पर जियाओ यान को देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ ली। हालांकि जियाओ यान की डू क्यूई जियाओ झान की अपेक्षाओं से कहीं आगे बढ़ गई थी, लेकिन उसने कभी जियाओ यान को डू तकनीक हॉल में जाकर डू तकनीक की तलाश करते नहीं देखा था। नहीं, उसने उसे कभी डू तकनीक में प्रशिक्षण लेते देखा था। यह ध्यान रखना चाहिए कि डू तकनीक प्रशिक्षण डू क्यूई प्रशिक्षण से भिन्न है। यदि कोई कम हुआंग स्तर की डू तकनीक सीखना चाहता है, तो उसे केवल अपनी कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है, जिसे केवल परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से समझा जा सकता है। हालांकि एक मध्यम या उच्च स्तर की तकनीक के लिए बहुत अधिक की आवश्यकता होगी। इसके लिए कबीले तकनीक प्रशिक्षक से व्यक्तिगत निर्देश की आवश्यकता होगी। पिछले कुछ सालों में जियाओ झान ने कभी नहीं सुना था कि जियाओ यान किसी कबीले के प्रशिक्षक से डू तकनीक सीखने के लिए संपर्क करता है। दूसरी ओर जियाओ निंग नियमित रूप से उन्हें तकनीक सीखने के लिए संरक्षण देती थी। जियाओ झान की समझ से 8 डुआन जियाओ निंग ने पहले से ही 3 मध्यम
और एक उच्च हुआंग स्तर की डू तकनीक में महारत हासिल कर ली थी। उनमें से कोई भी तकनीक उसे उसी स्तर के किसी भी लड़ाके से एक कदम आगे रखेगी। उसे लगा कि इस लड़ाई में जियाओ यान नुकसान में रहेगा। जियाओ झान के बगल में याफी, जिसकी आंखें स्टैंड पर मजबूती से टिकी हुई थी, ने एक नरम मुस्कान के साथ पूछा। जियाओ झान ने जियाओ निंग के प्रति अपने गुस्से को शांत किया और शांति से कहा, यानेर इस समय डू तकनीक में बहुत कुशल नहीं है। इसके अलावा वो अभी अभी 8 डुआन तक पहुंचा है, जबकि जियाओ निंग को उस स्तर पर पहुंचने में 1 साल से अधिक समय हो गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मुझे डर है कि मेरे बेटे के जीतने की संभावना बहुत अधिक नहीं होगी। ओह, सच में? याफी ने धीरे से अपनी लंबी पलकें झपकाई। उसकी आकर्षक आंखें मंच पर शांत, काले कपड़े पहने युवक को आलस से देखती रहीं। उसके होंठ एक छोटी सी मुस्कान में मुड़े, जिससे उसके चेहरे पर एक परिपक्व सुंदरता आ गई। जैसा कि उसने कहा, मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन मुझे युवा मास्टर जियाओ यान पर बहुत भरोसा है। मुझे लगता है कि वह इस लड़ाई में जीत का दावा कर सकता है। जियाओ झान उसके आत्मविश्वास पर हैरान था, बल्कि आश्चर्यचकित था। वो मुस्कुराने और अपना सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए रुका। आशा है कि मिस या फी की बातें सच हों। अभी भी खड़े जियाओ यान का सामना करते हुए जियाओ निंग ने अपनी दोनों मुट्ठियां कस ली और आक्रामक रुख अपना लिया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसकी बेहोश डू क्यूई उसके अंदर से गुजरी, जिससे वो और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। इसके बाद एक शब्द भी नहीं बोला गया। जियो निंग का पैर जमीन से उछलकर जियो यान के करीब आ गया और बिना किसी हिचकिचाहट के जियो निंग ने अपनी दोनों मुट्ठियां एक साथ जोड़ ली। उसके दोनों नाखून धातु की तरह चमक रहे थे। जियो यान से आधे मीटर से भी कम दूरी पर खड़े होकर जियो निंग रुक गया। उसके दाहिने हाथ ने पंजे का आकार ले लिया और जियो यान की गर्दन की ओर मुड़ गया। मध्य हुआंग स्तर की डू तकनीक, पंजे फाड़ना। जियो यान ने उदासीनता से पंजों को देखा। उसने धीरे से एक हथेली को अंदर की ओर मोड़ा और अचानक उसे सीधा किया, जिससे एक बहुत बड़ा धक्का लगा। डू क्यूई के जबरदस्त दबाव को महसूस करते हुए जियो निंग का चेहरा इस तरह से उतर गया जैसे उसे शारीरिक रूप से पीटा गया हो। फिर वो खुद को रोकने से पहले 10 कदम पीछे हट गया। वहां ऊपर की छत से देख रहा जियो झान आश्चर्य से नीचे देख रहा था। उसके बगल में याफी ने मीठी मुस्कान दी। उसने गौर से देखा। उसके लाल होंठ उसके सफेद जेड चाय के प्याले पर धीरे से दबे हुए थे। धीरे धीरे चाय की चुस्की ले रही थी। ये लड़का, वो वास्तव में एक छिपा हुआ खजाना है, याफी ने सोचा। उसके आकर्षक होंठ एक बार फिर उसके प्याले से चुस्की ले रहे थे। क्या ये कौन सी डू तकनीक है? जियो निंग ने अपनी छाती पर दर्द वाली जगह को रगड़ते हुए कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया जब उसने पूछा। जियो यान ने अपना सिर नीचे करने से पहले उसे ठंडे दिमाग से देखा। फायर पाम का नाम काफी बेस्वाद था, लेकिन यह तकनीक काफी शक्तिशाली बल को मुक्त कर सकती थी, जिससे जियो यान प्रसन्न हुआ। जियो निंग का चेहरा गुस्से से कांप उठा। जियो यान ने उसे अनदेखा किया। उसके जबड़े बंद हो गए और वो एक बार फिर जियो यान की ओर बढ़ा। हथेलियों को बाहर की ओर फैलाते हुए जियो यान ने अतिक्रमण करने वाले जियो निंग पर अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपने मुंह को एक क्रूर मुस्कान में बदल दिया। उसका दाहिना हाथ धीरे धीरे खुला और फिर अचानक बंद हो गया। उसकी हथेली से आकर्षण की एक हिंसक शक्ति निकली। जुआन लेवल डू तकनीक, वैक्यूम हैंड्स। जियाओ यान का हाथ पास आते देख जियाओ निंग ने अवचेतन रूप से अपने पैरों को और मजबूती से जमीन पर टिका दिया। हालांकि इस्तेमाल की गई ताकत अपर्याप्त थी। उसने खुद को अंदर खींचा हुआ महसूस किया और मुट्ठी की ओर भेजा गया। जियाओ निंग का शरीर जियाओ यान की ओर एक चाप में उड़ गया, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। हालांकि जियाओ निंग के शरीर को खींचा जा रहा था, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाया
और जैसे जैसे वो करीब आता गया वो मुस्कुराने लगा। जब डू क्यूई उसकी मुट्ठियों में जमने लगा तो उसने एक भयावह हंसी दी। लोहे की मुट्ठियां। जियाओ निंग ने मुट्ठियां कसकर बंद करके चिल्लाया। क्यूई का एक तेज विस्फोट बाहर की ओर निकल गया और एक गहरी प्रतिध्वनि पैदा हुई जो हवा में गूंज उठी। अगर वो जियाओ यान के कंधे पर वार कर पाता तो वो उसके हाथ को भयानक नुकसान पहुंचा सकता था। जियाओ निंग को लगा कि जियाओ यान ने जवाबी हमले की संभावना को ध्यान में नहीं रखा। लोहे की मुट्ठियां, एक उच्च हुआंग स्तर की डू तकनीक जिसमें अच्छी मात्रा में शक्ति होती है। इसे सीखने और अभ्यास करने के लिए कम से कम 7 डुआन की डू क्यूई की आवश्यकता होती है। हवा में तीखी क्यूई को महसूस करने के बाद थोड़ा सा झुकते हुए जियाओ यान ने धीरे से हवा की एक सांस छोड़ी। अपने पूरे शरीर में डू क्यूई को प्रवाहित करते हुए उसने अंदर से कहा, जुन स्तर की डू तकनीक, फायर पाम। दृढ़ता से सोचते हुए जियाओ यान ने अपनी हथेली से क्यूई की एक लहर निकाली। धमाका। वातावरण भारी हो गया क्योंकि एक अदृश्य शक्ति ने जियाओ निंग की उड़ती हुई आकृति को बेरमी से पीछे धकेल दिया। जियाओ निंग पर आकर्षक और प्रतिकारक बल ने तुरंत उसके चेहरे को राख जैसा सफेद कर दिया। पुची। दोनों सेनाएं एक दूसरे के खिलाफ लड़ती रहीं, जिससे एक संक्षिप्त गतिरोध पैदा हो गया। अंत में जियाओ निंग को अंततः वापस उड़ते हुए भेजा गया, जो 10 मीटर दूर जमीन पर गिर गया। उसका शरीर जमीन पर कांप उठा और उसने धीरे धीरे अपने मुंह से खून थूका और उसके बाद एक दयनीय करहान निकली। जियाओ निंग को देखते हुए, जो पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया था, और फिर शांति से चारों ओर देखते हुए जियाओ यान ने धीरे से अपना हाथ नीचे रखा और चुपचाप बोला, तुम हार गए। जियो निंग को बिना कुछ कहे सीधे देखते हुए जियो यान चुपचाप मंच से चला गया। जल्दी ही दर्शकों में से एक जोरदार बकबक उठी, जो अभी भी पिछले सदमे से पूरी तरह से उबर नहीं पाए थे। उनका दिल धीरे धीरे एक बार फिर से तेजी से धड़कने लगा। युवा जियो कबीले की पीढ़ी सभी अचंभित थे, क्योंकि उन्होंने जियो निंग को देखा जो खून की उल्टी कर रही थी। साथियों के रूप में वे स्वाभाविक रूप से जियो निंग की लड़ने की क्षमताओं से अवगत थे। जियो कबीले की सबसे युवा पीढ़ी में जुनेर को छोड़कर बहुत कम लोग जियो निंग की बराबरी कर सकते थे। हालांकि इस समय वो जियो यान से पूरी तरह से हार गया था। ये अप्रत्याशित परिणाम इतनी अचानक हुआ था, जिसने सभी को बिना तैयारी के पकड़ लिया। दर्शकों में जियो यू ने जल्दी से पराजित जियो निंग को देखा। उसके सुंदर गालों पर हल्का लाल रंग दिखाई दे रहा था और उसका मुंह अविश्वसनीय दृश्य देखकर खुला रह गया, यहां तक कि उसका दिल भी सदमे में था। थोड़ी देर बाद जियो यू ने धीरे धीरे अपना संयम वापस पाया। उसकी पतली सफेद गर्दन अपने प्राकृतिक गुलाबी रंग को वापस पा गई। उसने धीरे से बुदबुदाया, ये बदमाश, वो इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? अपने मूल डू क्यू को वापस पाने की कड़वी कोशिश करते हुए उसके पास नई डू तकनीक का अभ्यास करने का समय कैसे हो सकता है? हे, युवा मास्टर जियाओ यान की डू क्यू न केवल काफी शक्तिशाली है, बल्कि उसकी डू तकनीक भी बहुत अच्छी तरह से अभ्यास की गई है। जियाओ कबीले के नेता ने उस पर बहुत समय बिताया होगा। अतिथि मंच पर हालांकि याफी शुरू से ही मानसिक रूप से तैयार थी, लेकिन वो जियाओ यान के प्रदर्शन से हैरान थी। उसने जियाओ झान का सामना करते हुए अपनी आंखों को मोहक रूप से चमकाया, जो बड़ी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। अगर कोई गहरी डू तकनीक सीखना चाहता है तो उसे एक प्रशिक्षक की जरूरत होती है जो उस डू तकनीक के गुर जानता हो। ऐसा लगता है कि याफी को विश्वास था कि जियाओ झान ने जियाओ यान को निजी तौर पर सिखाया था। याफी ने जो पहले कहा था उसे सुनकर जियाओ झान ने अपना सिर हिलाते हुए कड़वी हंसी। ऐसा नहीं था कि वो जियाओ यान डू जी को नहीं सिखाना चाहता था, वो जियाओ यान को ऐसी दिलचस्प डू तकनीकें नहीं सिखा सकता था। जियाओ कबीले में डू तकनीक की अपनी समझ के बावजूद उसने कभी ऐसी डू तकनीक नहीं देखी थी।
इसलिए जियाओ झान केवल एक निष्कर्ष पर पहुंच सका। जियाओ यान द्वारा इस्तेमाल की गई डू तकनीक जियाओ कबीले से नहीं थी। चूंकि ये हमारे कबीले की डू तकनीक नहीं है, तो जियाओ यान ने इसे कहां से सीखा? जियाओ झान को संदेह हुआ और उसने कबीले के विभिन्न विशेषज्ञों की ओर देखा उत्तर खोजने के लिए। लेकिन उसने देखा कि वे कुछ अजीब नजरें थी जो उस पर लक्षित थी। उनके चेहरों पर नजरें देखकर जियाओ झान ने खाली देखा और ये समझने से पहले कि उन नजरों का क्या मतलब था, उन्होंने सोचा कि उसने यान एर की मदद की है। अपने होठों को सिकोड़ते हुए जियाओ झान को स्पष्टीकरण देने का मन नहीं हुआ और उसने अपनी नजरें अपने बेटे पर वापस कर दी। ये बदमाश, निश्चित रूप से उसके पास रहस्यों की कोई कमी नहीं है, उसने खुद से कहा। वहां मंच पर जियाओ निंग का अभी भी गिरा हुआ रूप बना हुआ था। दूसरे बुजुर्ग ने सदमे में असहाय होकर अपना सिर हिलाया और जटिल नजर से जियाओ यान का अध्ययन किया। युवक ने अपना सिर थोड़ी देर के लिए झुकाया। उसके नाजुक लेकिन युवा चेहरे पर एक शांत भाव था। जीत के बाद भी उसके चेहरे पर गर्व या अहंकार का कोई निशान नहीं दिखाई दिया था। एक आह भरते हुए दूसरे बुजुर्ग ने अपनी सूखी हथेली को ऊपर उठाया और जोर से घोषणा करने ही वाला था कि मैच खत्म हो गया है। तभी उसका चेहरा अचानक बाई ओर मुड़ गया। दूर जियाओ निंग, जो पहले जमीन पर लेटा हुआ था, अचानक एक जगुआर की तरह उछल पड़ा। उसकी बेहोश डू क्यों नाटकीय रूप से उठी और उसके पैरों ने लकड़ी के मंच के फर्श पर मजबूती से कदम रखा। आगे बढ़ते हुए हर बार जब उसका पैर मंच पर पड़ता तो लकड़ी के टुकड़े मंच से उछल कर आते। उसकी दोनों ठंडी आंखें एक बार फिर जियाओ यान पर केंद्रित हो गई और उसका खून से सना हुआ मुंह और चेहरा पहले से भी ज्यादा दुष्ट हो गया। तुम कमीने, अब तुम्हें नरक में जाना चाहिए। जियाओ निंग, रुक जाओ। अचानक हुई इस घटना ने दूसरे बुजुर्ग को विचलित कर दिया, लेकिन उसने तुरंत चिल्लाकर कहा। हालांकि इस समय जियाओ निंग के मन में केवल क्रोध और घृणा भरी हुई थी। उसने दूसरे बुजुर्ग की बात अनसुनी कर दी। टियर 2 क्यूई इंक्रीजिंग पाउडर का लाभ उठाते हुए उसने जियाओ यान को घूरते हुए गुस्से में अपने दांत पीस लिए और तुरंत हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। मैदान पर अचानक हुए इस बदलाव ने दर्शकों के बीच खलबली मचा दी। गेस टेरेस पर जियाओ झान और उसके आसपास के लोग ये पता लगाने में सक्षम थे कि अभी क्या हुआ था। जियाओ निंग में अब डू जी की ताकत थी। उसने क्यूई गैदरिंग पाउडर ले लिया। जानकार या फी ने जियाओ निंग की ताकत में अचानक तेज वृद्धि को देखकर कहा। उसके बोलते ही उसका आकर्षक चेहरा बदल गया। तुम बदमाश हो। जियाओ झान के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने अपने हाथों को मेज पर पटक दिया। प्रभाव से उसके शरीर पर बाल जैसे फ्रैक्चर हो गए। उसने पहले बुजुर्ग को गुस्से से घूरते हुए कहा, बूढ़े आदमी, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो तुम्हारे पोते की जान भी उसकी भरपाई के लिए काफी नहीं होगी। इस समय जियाओ यान में जियाओ निंग से कहीं ज्यादा क्षमता थी। अगर जियाओ निंग के नियमों के उल्लंघन की वजह से मैच में यान एर को गंभीर चोट लग जाती तो जियाओ निंग को पहले एल्डर से समर्थन मिलने के बाद भी कबीले के लोग उसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही जियाओ झान ने पहले एल्डर को घुरा, पहले एल्डर का झुर्रियों वाला चेहरा कांपने लगा। वो हकलाने लगा। अगर जियाओ यान पहले वाला कमजोर जियाओ यान होता तो गंभीर चोट का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अब कबीले के लोग इस व्यक्ति को छोड़ने से पहले पहले एल्डर से भी मुंह मोड़ लेंगे, जिसके पास डू हुआंग बनने की संभावना थी। दूसरे एल्डर की चीख का कोई असर नहीं हुआ। जियाओ निंग पहले से ही जियाओ यान से एक हाथ की दूरी पर था और उसके हाथ डू क्यूई की मोटी परत से ढके हुए थे जब वो दहाड़ता हुआ आयरन माउंटेन फिस्ट कहता था। शक्ति में वृद्धि के साथ इस बार आयरन माउंटेन फिस्ट ने एक बहुत बड़ा शॉकवेव भेजा जो पहले वाले से कहीं ज्यादा बड़ा था। बल ने जियाओ यान के बालों को पीछे की ओर उड़ा दिया, जिससे एक शांत लेकिन ठंडी काली आंखें दिखाई दी।
जियाओ निंग के प्रहार का सामना करते हुए जियाओ यान ने अप्रत्याशित रूप से पीछे हटने का प्रयास नहीं किया। उसने अपना दाहिना हाथ कस लिया और धीरे धीरे एक मुद्रा में आ गया। फिर एक संक्षिप्त विराम के बाद वो धनुष से निकले तीर की तरह आगे बढ़ा। दूसरे बुजुर्ग ने गुस्से में अपना पैर पटक दिया जब उसने देखा कि जियाओ यान आने वाले जियाओ निंग से आमने सामने है, और हताशा में चिल्लाया, बेवकूफ। ऑक्टेन ब्लास्ट। अपने मन में दबी हुई चीख के साथ जियाओ यान की मुट्ठी दूसरे बुजुर्ग की भयभीत निगाहों के नीचे जियाओ निंग की मुट्ठी से टकरा गई। धमाका। दोनों मुट्ठियां हवा में टकराई। अचानक जियाओ निंग का मुड़ा हुआ चेहरा मौत की तरह पीला पड़ने लगा। एक बार फिर उसके मुंह से खून बहने लगा, जिससे उसका चेहरा दागदार हो गया। चेहरे पर उदासीनता के भाव के साथ जियाओ यांग की आस्तीनें फड़फड़ाने लगी और उसने जियाओ निंग पर एक और मुक्का मारा, जिससे वो आंधी में पत्ते की तरह मैदान से बाहर हो गया। ये दृश्य देखकर मंच पर मौजूद दूसरे बुजुर्ग ने अचानक अपनी आंखें मूंद ली। वो खुद को रोक नहीं सका और एक ठंडी सांस ली। उस पल से काले रंग के युवक की बैकलाइन को देखते हुए वो रहस्यमय हो गया। जियो निंग को देखकर जो ऐसा लग रहा था मानो वो जीवन और मृत्यु के कगार पर है, दर्शक एक बार फिर चुप हो गए। दर्शकों की निगाहें मैदान पर खड़े उस युवक पर टिकी थी, मानो वो खुद शैतान हो। अभी क्या हुआ था, इस बारे में कोई भी पूरी तरह से निश्चित नहीं था। उन्होंने देखा कि जियो निंग अचानक ताकत में बढ़ोतरी हासिल करता है और फिर उसे जल्दी से पराजित होते हुए देखता है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जियो निंग ताकत में वृद्धि के बाद एक मुक्का से गंभीर चोट के साथ और भी अपमानजनक हार का सामना करेगा। अतिथि मंच से मैदान को देखते हुए या फी के मोती जैसे सफेद हाथों ने उसके लाल होठों को ढक दिया। उसके भरपूर स्तन हिल रहे थे और उसका पूरा शरीर उत्तेजना में कांप रहा था। क्या एक मजबूत डू तकनीक, ये किस स्तर की हो सकती है? जुआन स्तर? ये कैसे संभव है? या फी ने चौंक कर कहा। उसका दिल धड़क रहा था क्योंकि उसने संभावना के बारे में कुछ सोचा था। जुआन स्तर की डू तकनीक न केवल दुर्लभ थी बल्कि सीखने में भी मुश्किल थी। थोड़ी देर बाद याफी को धीरे धीरे वास्तविकता में वापस लाया गया। एक बार फिर से अपने विचारों को जियाओ यान की डू तकनीक की पिछली तकनीक की ओर मोड़ते हुए उसके माथे पर बल पड़ गए, क्योंकि उसे कुछ याद आ रहा था। अगर मुझे सही से याद है तो जियाओ कबीले की सबसे ऊंची डू तकनीक जुआन लेवल तकनीक फिशर ऑफ द लायन है, जो जुआन लेवल क्यूई विधि रेजिंग लायन के साथ जाती है ना? मैंने जो देखा उसके आधार पर वो डू तकनीक निश्चित रूप से फिशर ऑफ द लायन नहीं थी। या फेई ने अपने जेड टीकप को देखा जो उसके सफेद हाथों में आराम से टिका हुआ था। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, क्या ऐसा हो सकता है कि वो डू तकनीक उसे जियाओ झान ने नहीं सिखाई थी? उसकी खूबसूरत आंखें आलस से फड़फड़ा रही थी क्योंकि उसने अपने सिर को एक अगोचर झुकाव के साथ जियाओ झान पर नजर डाली। देखते समय वो जियाओ झान के चेहरे पर क्षणिक आघात को देख पाई, क्योंकि उसे भी एहसास हुआ कि ये तकनीक कबीले की तकनीक नहीं थी। अगर जियाओ झान ने उसे नहीं सिखाया होता, या फी ने सोचा, उसकी अच्छी तरह से विकसित छाती नीचे की ओर झुकी हुई थी और उसके जेड नाखून उसके चाय के प्याले के चारों ओर लिपटे हुए थे। जब उसे याद आया कि जियाओ यान ने उन डू तकनीकों के साथ जो दक्षता दिखाई थी, तो वो अपने अंदर ही अंदर सोचने से खुद को रोक नहीं पाई, तो ये बदमाश, उसके पास एक रहस्यमय शिक्षक है जो उसे उसके कबीले की पीठ पीछे सिखाता है। अन्यथा इतने कम अनुभव के साथ परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से जुआन स्तर की डू तकनीक इतनी जल्दी नहीं सीखी जा सकती। जुआन स्तर की डू तकनीक सिखाने में सक्षम होने के लिए उस रहस्यमय आदमी की ताकत डू लिंग स्तर पर होनी चाहिए। हमें इस मामले की जांच करनी होगी, या फी ने सोचा। जैसे ही उसने अपने गाल से ठंडे पसीने की बूंद पोंछने के बाद शालीनता से अपना जेड चाय का प्याला नीचे रखा। जियाओ यान को करीब से देखते हुए
उसने सोचा, ये छोटा बदमाश हर गुजरते दिन के साथ और अधिक रहस्यमय होता जा रहा है। मैं उत्सुक होने से खुद को नहीं रोक सकता। टीएल डू लिंग दाडू शी से ऊपर का स्तर है, जहां जियो यान के पिता है। ओ डियर, मेरा ये यान एयर, उसे समझना मुश्किल होता जा रहा है। या फी के बगल में जियो झान चुपचाप आहे भरने से खुद को नहीं रोक सका। उसके बेटे ने पिछली डू तकनीक का इतना अच्छा प्रदर्शन किया था कि जब उसने उसे देखा तो वो चुपचाप खुशी से झूम उठा। क्षति के दृष्टिकोण से वो डू तकनीक जियो कबीले की जुआन स्तर की डू तकनीक शेर की दरार के बराबर थी। धीरे धीरे अपना सिर हिलाते हुए जियो झान ने गहरी सांस छोड़ी। उदास नजर से उसने सोचा, मुझे डर है कि कोई मेरी पीठ पीछे यान एयर को सिखा रहा है। लेकिन उसे कौन सिखा रहा है? जियो झान ने अपनी ठुड्डी खुजलाते हुए जवाब दिया। वो दूर जुन एयर को देखने से खुद को नहीं रोक सका। इस समय छोटी लड़की अपने गालों को अपने हाथों पर टिकाए हुए थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि वो लाइमलाइट में खड़े जियाओ यान को देख रही थी। क्या ये वही हो सकती है? उसके मन में जिज्ञासा का बीज बोया गया, ये सोचते हुए कि जुन एयर और जियाओ यान कितने करीब थे। जियाओ झान ने जबरन उस विचार को सही ठहराया। मंच पर जियाओ यान ने बासी हवा की एक सांस छोड़ी, क्योंकि उसकी चट्टान जैसी कठोर भुजाएं धीरे धीरे अपनी मूल स्थिति में वापस आ गई। यहां तक कि उसकी आस्तीन भी धीरे धीरे नीचे गिरने लगी और रेशमी चिकने कपड़े में वापस आने लगी। अपना सिर घुमाते हुए जियाओ यान जियाओ यू का सामना करने के लिए मुड़ा, जो आगे बढ़ रहा था और बेहोश जियाओ निंग को उठा रहा था। जियाओ यान उदासीनता से देख रहा था और उसके दिल में दया की थोड़ी सी भी किरण नहीं थी। अगर उसने जुआन स्तर की दो डू तकनीकें नहीं सीखी होती तो जियाओ निंग के हमले से उसका अपना दाहिना हाथ टूट जाता। चूंकि दूसरे लोग उस पर दया नहीं दिखाते थे, इसलिए उसके पास मूर्ख अच्छा इंसान होने का कोई कारण नहीं था। अपने हाथों को जेबों में डालते हुए जियाओ यान अवाक दूसरे बुजुर्ग के पास से गुजरा और पूछा, लड़ाई खत्म हो गई है ना? दूसरे बुजुर्ग ने होश संभाला और एक बार सिर हिलाया। जैसे ही उसने घोषणा करना शुरू किया कि लड़ाई खत्म हो गई है, उसे बीच में ही रोक दिया गया। रुको। मंच के नीचे जियाओ यू खून से लथपथ जियाओ निंग को ले जा रही थी। उसकी आवाज में नफरत भरी हुई थी। दूसरे बुजुर्ग ने अपनी भौहें सिकोड़ी। जियाओ यू, तुम क्या चाहते हो? बेहोश जियाओ निंग को दूसरे कबीले के सदस्य को सौंपते हुए जियाओ यू ने जोरदार तरीके से मंच पर छलांग लगाई। जियाओ यान के प्रति उसकी नाराजगी साफ देखी जा सकती थी। जियाओ निंग तुम्हारा बड़ा चचेरा भाई है, तुम उसे इतनी बुरी तरह कैसे पीट सकते हो? जियाओ यू के सवाल सुनकर जियाओ यान ने एक क्रूर मुस्कान के साथ उपहास किया। हालांकि ये केवल एक चुनौती थी, लेकिन उसने नियमों का उल्लंघन किया। एक बार हारने के बाद उसने क्यूई गैदरिंग पाउडर निगल लिया और उस शक्तिशाली अवस्था में मुझ पर हमला कर दिया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसने मुझ पर दया दिखाई? अगर मैंने विरोध नहीं किया तो क्या तुम इसलिए क्रोधित होगे क्योंकि मैं चोटिल हूं? क्या जियाओ निंग एक इंसान है जबकि मैं जियाओ यान नहीं हूं? जियाओ यू, मेरे खिलाफ पक्षपात करने के अलावा तुम और क्या कर सकते हो? रस्सी पर पटाखों की तरह सवालों की बौछार होने से जियाओ यू का दिमाग सुस्त हो गया। उसके सुंदर लाल गाल सफेद हो गए और फिर गुस्से में लाल हो गए। अपने अहंकारी रवैये के कारण उसे पहले कभी सार्वजनिक रूप से व्याख्यान नहीं दिया गया था। जैसे ही उसने अपने गुस्से को शांत करने के लिए सांस छोड़ी, उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे तुम्हारी बातों से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि तुमने मेरे छोटे भाई को घायल कर दिया है, इसलिए अब मैं तुम्हें चुनौती देती हूं। अगर तुम में हुनर है तो मेरी चुनौती स्वीकार करो। जियाओ यू, अपनी चुनौती वापस ले लो। ये तुम्हारी जगह नहीं है। ये डूजे के स्तर से नीचे के लोगों के लिए एक प्रतियोगिता है। तुम इसके योग्य नहीं हो। दूसरे बड़े ने बगल से डांटा। जियाओ यू ने पीछे हटने से इनकार कर दिया।
उसने जियाओ यान को घूरते हुए गुस्से में अपने होंठ काटे। मुझे मत बताओ कि तुम स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सकते। ये बेवकूफ औरत। अंदर ही अंदर गुस्से में जियाओ यान ने गुस्से में शाप दिया। जियाओ निंग के साथ उसकी पहली लड़ाई में पहले से ही उसकी बहुत सी डू क्यूई खर्च हो चुकी थी और अब वो 3 स्टार डू जे से लड़ने जा रहा था। वो स्पष्ट रूप से नुकसान में था। एक महिला से चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है। जियाओ यान को ठंडी निगाहों से देखते हुए जियाओ यू को थोड़ी खुशी महसूस हुई और उसने खुलेआम उस पर व्यंग्य किया। अपने अंगूठे से अपनी नाक को साफ करते हुए जियाओ यान का मुंह थोड़ा सा फड़क उठा और उसकी काली पुतलियां अशुभ रूप से चमक उठीं। जैसे ही जियाओ यान ने खुद को लंबी टांगों वाली महिला को हराने के लिए तैयार करना शुरू किया, एक चांदी की घंटी जैसी हंसी की आवाज आई, जैसे कोई धीरे से मंच पर तैर रहा हो। अचानक मंच से एक आवाज सुनाई दी, चचेरे भाई जियाओ यू, भाई जियाओ यान पहले से ही थक गया है और फिर भी तुम उसे चुनौती दे रहे हो। क्या तुम उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो? चचेरे भाई जियाओ यू, अगर तुम सच में किसी से लड़ना चाहते हो तो तुम जुन एर को अपने साथ खेलने क्यों नहीं देते? सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई थी। तभी वो युवती जियाओ यान के बगल में बने ऊंचे मंच पर कूद गई। उसकी खूबसूरत आंखें धीरे धीरे हिल रही थी, जबकि उसके सुंदर लाल होंठ एक सुंदर मुस्कान में बदल गए। जुनेर को कूदता देख जियाओ यान ने असहाय होकर अपनी आंखें घुमाई और पूछा, तुम्हें यहां क्यों भागना पड़ा? जुनेर ने हल्की मुस्कान बनाई। जवाब न देते हुए उसकी नजर जियाओ यू पर पड़ी, जिसके चेहरे पर अब एक जटिल भाव था। मुस्कुराते हुए जुन एर ने कहा, जियाओ यू बियाओ जी, जियाओ यान की तुलना में तुम्हारी उम्र थोड़ी बड़ी है और तुम प्रशिक्षण के लिए जियानान अकादमी भी गई हो। इन परिस्थितियों में चुनौती थोड़ी अनुचित है। अगर जियाओ यू बियाओ जी को तनाव दूर करने के लिए किसी की जरूरत है तो जुन एर खुशी खुशी तुम्हारी मदद करेगी। ये सुनकर जियाओ यू का आकर्षक चेहरा भारी हो गया, जबकि उसकी भौहें सिकुड़ गई। जियाओ यान को कटी हुई आंखों से देखते हुए उसने व्यंग्य किया और कहा, मुझे मत बताओ, तुम सिर्फ एक औरत के पीछे छिपना जानते हो। जियाओ यान की भौहें सिकुड़ गई। उसकी आंखों में एक अशुभ चमक दिखाई दी। उस पल वो बस इस महिला को जमीन पर गिराकर उसे अपमानित करना चाहता था। बस जब तीनों बहस कर रहे थे, दूसरे बुजुर्ग ने गुस्से में चिल्लाया, जिससे तीनों को वे सभी शब्द निगलने पड़े जो वे कहना चाहते थे। उदास भाव के साथ क्रोधित दूसरे बुजुर्ग ने उनकी ओर कदम बढ़ाया। शियाओ यू की ओर मुड़ते हुए उसने गुस्से से चिल्लाया, इस मंच पर आपको किसी को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। तुरंत वापस लौट जाओ। यदि आप चल रहे समारोह में और बाधा डालते हैं तो आपको 1 महीने के लिए अपने घर के अंदर रहने के लिए मजबूर किया जाएगा। शियाओ यू पर अपना गुस्सा निकालने के बाद दूसरे बुजुर्ग ने राहत की सांस ली। अपना सिर घुमाते हुए वो असहाय रूप से जुन एर को देख रहा था, जो अपने काले बालों की एक लट को घुमाते हुए मुस्कुरा रही थी। युवा मिस जुनेर, आपको भी नीचे जाना चाहिए। आपकी चुनौती भी नियमों के विरुद्ध है। जुनेर ने उदासीनता से कंधे उचकाए। अपनी नाजुक ठोड़ी को हिलाते हुए वो मंच छोड़ने के लिए मुड़ी। फिर वो वापस जियाओ यान की ओर मुड़ी और चुपचाप एक अजीब सा चेहरा बनाया, जिससे उसे समझ में नहीं आया कि हंसे या रोए। दूसरे बुजुर्ग द्वारा गुस्से से डांटे जाने पर अपने लाल होठों को काटते हुए आकर्षक जियाओ यू को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। थोड़ी देर बाद उसने अपने पैरों को कुछ बार पटका और फिर जाने से पहले एक व्यंग्यात्मक लहजा दिखाया, छोटा बदमाश, बस तुम रुको। हास्यपूर्ण अंत को देखते हुए दूसरे बुजुर्ग ने एक लंबी सांस छोड़ी। अपना सिर घुमाते हुए उसने अपराधी को देखा, जिसने एक मासूम चेहरा बनाया हुआ था। एक छोटी सी मुस्कान के साथ दूसरा बुजुर्ग मंच पर खड़ा था और बर्फ की तरह ठंडी आवाज में चिल्लाया, जियाओ निंग ने अवैध रूप से एक गोली ली है।
इसलिए आज से उसे 3 महीने के लिए घर के अंदर बंद कर दिया जाएगा। बुजुर्ग के बोलने के बाद फुसफुसाहट शुरू हो गई। उसने एक बार फिर चिल्लाया, चुनौती समाप्त हो गई है। जियाओ यान जीत गया है। जो कुछ हुआ उसके अनावश्यक स्पष्टीकरण के बारे में जियाओ यान ने वास्तव में कोई राय व्यक्त नहीं की। युवावस्था समारोह के अंत की घोषणा सुनने के बाद वो मंच से नीचे चला गया। स्टैंड में बैठे सभी दर्शक उस युवक को घूर रहे थे। अपने कबीले के लोगों की भयभीत आंखों को देखते हुए जियाओ यान ने मन ही मन हंसते हुए अपनी नाक को साफ किया। जियाओ यान के समारोह के समाप्त होने के बाद विभिन्न कबीले के लोग मंच पर गए। हालांकि जियाओ यान के प्रदर्शन की छाया में अन्य कबीले के लोगों की उपलब्धियां फीकी पड़ गई। आखिरकार जुनेर मंच पर दिखाई दी और काफी हंगामा मचा दिया। 15 वर्षीय डूझे ये उपलब्धि जियाओ यान की पिछली उपलब्धि से थोड़ी कम थी। हालांकि जुन एर की उपलब्धि अभी भी काफी उल्लेखनीय थी। समारोह में उपस्थित कई लोग जानते थे कि वो कबीले का सबसे चमकीला मोती थी। इसलिए भले ही वे अभी भी हैरान थे, लेकिन जियाओ यान के प्रदर्शन के अंत में उनके आश्चर्य की तुलना में वे बहुत कम हैरान थे। वयस्कता समारोह सुबह से दोपहर तक चला। अंत में मैदान प्रशंसा की आवाजों से भर गया और फिर जल्दी से खाली हो गया। हालांकि व्याकुल आंखें काले परिधान में उस युवा को घूरती रहीं, जिसने अभी अभी एक चमत्कार को सच कर दिखाया। आयु समारोह के अंत को देखते हुए जियाओ यान ने एक खामोश आह भरी। ये सभी घूरना उसके लिए असहनीय था। अपना सिर हिलाते हुए वो चलने के लिए खड़ा हुआ। आज जियाओ यान गेगे के प्रदर्शन ने वास्तव में लोगों को विस्मय में डाल दिया। एक सुगंधित गंध पास में आई और जुन एर की कोमल हंसी चांदी की घंटी जैसी हंसी जियाओ यान पर छा गई। अपनी नाक को छूते हुए जियाओ यान हंसने लगा। मूल रूप से मुझे भी विश्वास था कि जियाओ यान गेगे को कोई डू तकनीक नहीं पता थी, लेकिन किसने सोचा होगा कि आपने उन्हें इतनी अच्छी तरह से छिपाया है। अपने नाजुक हाथों को अपनी पीठ के पीछे ले जाते हुए जुन एर ने अपना सिर थोड़ा सा बगल की ओर झुकाते हुए जियाओ यान के पीछे पीछे चली। उसकी मुस्कान भावनाओं से भरी थी। हां, मैं तुम्हारी तरह गुप्त नहीं हूं, जुन एर। पिछली बार डू टेक्निक हॉल में वो डू टेक्निक भी बहुत आम नहीं थी। जियाओ यान के मुंह के कोने ऊपर उठे और उसने पलटकर बात की। ये सुनकर जुन एर रुक गई। उसकी खूबसूरत आंखों में चांद की तरह चांद बन गया और वो जोर से हंसी और बोली, जियाओ यान गेगे का ज्ञान वास्तव में संतुलन है। यदि आप वास्तव में उन डू तकनीकों में रुचि रखते हैं तो जुन एर आपको सिखा सकती है। अपने कंधों को सिकोड़ते हुए जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह ठीक है। जितना मैं चबा सकता हूं उससे ज्यादा काटने से कोई मदद नहीं मिलेगी। यह कुछ ऐसा है जिसे मैं स्पष्ट रूप से समझता हूं। क्यूई विधियों के बारे में क्या? जुन एर के लिए जियाओ यान का इनकार अप्रत्याशित था, लेकिन उसे कोई विचार आने से पहले ही उसकी काली और बुद्धिमान आंखें घूम गई। रुकते हुए जियाओ यान ने आंखें सिकोड़ ली और अस्पष्ट रूप से कहा, क्या हम 5 दिनों में क्यूई विधियों की तलाश करने के लिए क्यूई विधि हॉल में नहीं जा पाएंगे? जियाओ कबीले की सर्वोच्च तकनीक सिर्फ जुआन मध्य स्तर उग्र शेर है। इसके अलावा जियाओ यान इसका अभ्यास करने के लिए योग्य नहीं है। जुन एर ने अपने छोटे हाथ से अपने महीन काले बालों की एक लट को एक तरफ धकेला। उसने अपना छोटा सा मुंह सिकोड़ा और ऐसा लगा जैसे वो अपने शब्दों को सावधानी से चुन रही थी। एक पल बाद उसने धीरे से कहा, जुन एर जियाओ यान गेगे के लिए एक उच्च स्तरीय जुआन क्यू विधि प्राप्त करने का प्रयास कर सकती है। कैसे? ये लड़की वास्तव में अमीर है, उच्च जुआन स्तर। कम से कम इसकी कीमत कुछ 100,000 होगी। अंदर ही अंदर आह भरते हुए जियाओ यान ने मुस्कुराने की कोशिश की। अगर वो संयोग से याओ लाओ से नहीं मिला होता तो शायद उसके लिए जुन एर और उसके बीच की खाई को पाटना काफी मुश्किल होता। भले ही उसकी जन्मजात प्रतिभा में कोई कमी न हो,
लेकिन जुन एर की रहस्यमय पृष्ठभूमि कुछ ऐसी थी जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकता था। उसने चुपके से सरल और अलंकृत अंगूठी को सहलाया। उसके दिल में शांति भर गई, क्योंकि वो जानता था कि अंगूठी उसके फिर से मजबूत बनने का राज होगी। जुनेर को देखते हुए जियाओ यान हंसा, अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए। उसकी नरम आवाज में एक जिद्दी लगाव था। कोई जरूरत नहीं है, ये गेम मजबूत बनने के लिए उसकी अपनी ताकत पर निर्भर करेगा। टीएल, जी भाई। जुन एर रुक गई। अपनी तीखी आंखें झपकाते हुए उसने जियाओ यान की स्थिर पीठ को देखा। कुछ ही देर बाद वो अचानक मुस्कुराई। ऐसा लगता है आखिरकार जियाओ यान जी, तुम्हारे पीछे वाकई एक रहस्यमय व्यक्ति है। हाँ, क्या मुझे इसकी जांच करने की जरूरत है? कुछ हद तक चिंताग्रस्त नजर से उसने अपनी उंगली माथे पर रखी। थोड़ी देर तक स्थिर खड़े रहने के बाद जुनेर ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। उसे अकेला छोड़ देना ही बेहतर है। भाई जियाओ यान को यह पसंद नहीं है जब दूसरे लोग दखल देने की कोशिश करते हैं। चूंकि इस रहस्यमय शिक्षक ने उसे इतना कुछ सिखाया है, इसलिए वो शायद भाई को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वयस्कता के समारोह के बाद जियाओ यान आखिरकार राहत की सांस ले सकता था। उसके दिन, जो आमतौर पर प्रशिक्षण से भरे होते थे, अब आराम से हो गए। हालांकि उसने पहले फाउंडेशन एलिक्सर के लिए जो सामग्री खरीदी थी, वो लगभग खत्म हो चुकी थी। जियाओ यान ने और खरीदने के बारे में नहीं सोचा। वो अब आखिरकार 8वें डुआन क्यू में प्रवेश कर चुका था और इस स्तर पर फाउंडेशन एलिक्सर के लाभ लगभग शून्य थे। अब भले ही फाउंडेशन एलिक्सर का उपयोग खत्म हो गया था, याओ लाओ ने इसे नए से बदलने से परहेज किया। इसके बजाय उसने जियाओ यान से कहा कि वो इस समय का उपयोग आराम करने और अपनी मानसिक स्थिति को शांत करने के लिए करे। प्रशिक्षण का सही तरीका है कि मुकाबलों में प्रशिक्षण लें और उनके बीच में थोड़ा ब्रेक लें। खुद को मौत के घाट उतारने का प्रशिक्षण उल्टा पड़ सकता है और व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जा सकता है। इन आरामदेह और खुशनुमा दिनों के दौरान जियाओ यान, जो हर दिन मेहनत करने का आदी था, ऊब गया था। लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। हर दिन वो केवल शहर में घूमने के लिए जुन एर के साथ जाता था। हालांकि कभी कभी वो अपनी डूब तकनीक का प्रशिक्षण लेने के लिए पहाड़ों के पीछे चला जाता था। वर्तमान जियाओ यान निस्संदेह जियाओ परिवार का केंद्र बन गया था। वो जहां भी जाता था, श्रद्धा की निगाहें छाया की तरह उसके साथ चिपकी रहती थी और यहां वहां कुछ सम्मानजनक अभिवादनों ने जियाओ यान को उसके प्रदर्शन से पहले और बाद में व्यवहार में अंतर पर आश्चर्यचकित कर दिया। ओह, पेंग। पीछे के पहाड़ों के घने और हरे भरे जंगल में एक मजबूत दिखने वाला बंदर जैसा साया अविश्वसनीय गति से चकमा देकर और छलांग लगाकर आगे बढ़ा। ये जंगल में तेजी से और फुर्ती से आगे बढ़ा, अपने रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को चकमा देते हुए। फिर एक भारी धमाके के साथ क्यूई और भयंकर ताकत वाले एक मुक्के ने एक पेड़ के तने को तोड़ दिया, जो कम से कम 2 से 3 मीटर चौड़ा था। पेड़ पर दरार लगातार फैलती गई और अंत में एक धमाके के साथ पेड़ 2 टुकड़ों में टूट गया। गिरते हुए पेड़ से बचते हुए जियाओ यान एक चट्टान के ऊपर कूद गया। उसने अपना दाहिना हाथ गिरे हुए पेड़ पर लटके अपने कपड़ों की ओर बढ़ाया और अचानक एक बल का चक्राकार चक्र दिखाई दिया, जिसने कपड़ों को उसकी हथेली की ओर खींच लिया। अपने माथे से पसीना पोंछते हुए जियाओ यान ने हवा का एक झोंका छोड़ा और धीरे से अपने कपड़े पहन लिए। अपने कपड़े अस्त-व्यस्त तरीके से पहने हुए जियाओ यान की भौहें अचानक ऊपर उठ गई। उसने जंगल के बाहर की ओर देखते हुए अपनी आंखें मूंद ली और एक ठहाका लगाया। जियाओ यान के मुंह पर एक गंभीर मुस्कान आ गई जब उसने अपने कंधों पर पड़ी पत्तियों को एक तरफ किया और जंगल से बाहर निकलने लगा। जंगल में सूरज की रोशनी उसके शरीर पर पड़ रही थी, उसकी हड्डियों में समा रही थी और अंदर तक एक गर्म और आरामदायक एहसास दे रही थी।
सूरज की रोशनी के साथ तालमेल बिठाते हुए, अपनी आंखों को ढकते हुए, जियाओ यान ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और एक महिला की आकृति देखी जो उससे बहुत दूर नहीं, एक चट्टान पर थी। सूरज की रोशनी ने लंबी सुंदर लड़की के नाजुक शरीर को रोशन कर दिया, जिससे उसके आकर्षक कर्व्स, खासकर उसकी लंबी, पतली, सेक्सी टांगे उभर कर सामने आ रही थी। चट्टान पर चुपचाप बैठी शियाओ यू की ओर देखते हुए, शियाओ यान ने अपने हाथों को अपने सिर के पीछे टिकाया और धीरे धीरे विशाल चट्टान की ओर चल पड़ा। उसने भावशून्य सुंदरता को देखा। उसकी नजर विशेष रूप से उसके कामुक पैरों पर पड़ी, जो एक पल से अधिक समय तक वही रहे। फिर उसने नाक सिकोड़ी और एक घमंडी टिप्पणी की, तुम्हारे पैर सुंदर हैं, उन्हें दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। बस कुछ ही शब्दों के साथ ठंडी शियाओ यू का आकर्षक चेहरा काला पड़ गया। उसकी छाती थोड़ी सी फूल गई। शियाओ यू ने अपने दांतों को दबाया और ठंडे स्वर में उत्तर दिया, क्या तुम जानती हो कि मैं तुम्हें क्यों ढूंढने आई हूं? मुझे पीटने के लिए? अपनी नाक से हाथ हटाते हुए शियाओ यान ने लापरवाही से अनुमान लगाया, थोड़ा हंसते हुए, मेरे भाई को तुम्हारे घूंसे से गंभीर चोट लगी थी और अब वो बिस्तर पर पड़ा है, हिलने में असमर्थ है। चूंकि तुम इतनी निर्दयी थी, इसलिए मैं उसकी बहन के रूप में उसे बिना बदले के पीटने नहीं दे सकती। शियाओ यू की खूबसूरत आंखों की जोड़ी शियाओ यान को द्वेष से भरी हुई घूर रही थी। उसके मुंह पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। जियाओ यान ने अपना सिर झुकाया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तो बताओ, तुम्हारे दृष्टिकोण से क्या मुझे ऐसे समय में चुपचाप रहना चाहिए था और उसके हमले को सहना चाहिए था और इस प्रक्रिया में उसे अपना हाथ तोड़ने देना चाहिए था? जियाओ यू ने अपने लाल होठों को काटा। वो अभी भी जिद से जियाओ यान पर अपनी नजरें गड़ाए हुए थी। उसकी आंखों में घृणा की भावना थी जो जरा भी कम नहीं हुई थी। नहीं, अगर उसने सचमुच मेरा हाथ तोड़ दिया तो तुम्हारा दिल सिर्फ कुछ मिनटों के लिए ही मेरे बदकिस्मत होने पर दुखी होगा। फिर तुम्हें कोई अपराधबोध नहीं होगा। तुम्हें इस बात की भी परवाह नहीं होगी कि मैं जीवन भर के लिए अपंग हो जाऊं। हा, ये फिर से वही पुरानी कहानी है। तुम, जियाओ यू, तुम्हारे जैसे व्यक्तित्व के साथ जो बिना किसी कारण के भेदभाव करने का आनंद लेता है, तुम और क्या कर सकते हो? मैं वास्तव में तुम्हारे जैसे लोगों से नफरत करती हूं। अगर तुम्हारा भाई इंसान है तो क्या मैं भी इंसान नहीं हूं? जियाओ यान का गुस्सा हर वाक्य के साथ बढ़ता गया और अंत में वो अश्लील भाषा का सहारा लेने से खुद को नहीं रोक सका। भाड़ में जाओ। बड़ी छाती लेकिन दिमाग नहीं, ये तुम्हारे जैसी मूर्ख महिला का वर्णन करने का सबसे अच्छा तरीका है। जियाओ यान, तुम छोटे कमीने, अपना मुंह बंद करो। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया, हताशा में हरा और सफेद हो गया। अंत में जियाओ यू ने जियाओ यान की आखिरी गाली के बाद उसे और सहन न कर पाने के कारण उसे फटकार लगाई। जियाओ यू के खूबसूरत चेहरे को राख में बदलते देख जियाओ यान की आंखें जलते हुए गुस्से से भर गई और उसने अपने होठों पर व्यंग्य किया। उसके दिल में खुशी की एक झलक थी। एक गहरी सांस लेते हुए जियाओ यू ने धीरे धीरे अपने दिल में गुस्से को शांत किया और अपनी मोहक लंबी टांगों का इस्तेमाल करके चट्टान से नीचे कूद गई। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं आज तुम्हारे जैसे छोटे कमीने को आसानी से नहीं छोड़ूंगी। ये कहने के बाद वो अपने बाएं पैर से आगे बढ़ी और अपने नाजुक शरीर को सुंदर ढंग से हिलाते हुए अपने दाहिने पैर को हवा की सीटी के साथ आगे बढ़ाया और निर्दयता से जियाओ यान के दोनों पैरों पर एक लात मारी। अपनी अचानक हरकत से जियाओ यान केवल गाली दे सका और जल्दी से पीछे कूद गया। मुश्किल से जियाओ यू की लात से बच पाया। चाहे तुम कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, तुम सिर्फ 8 डुआन क्यों ही हो। अगर मैं आज तुम्हें सबक नहीं सिखाता तो तुम्हारा अहंकार आसमान तक पहुंच सकता है। जियाओ यान को देखते हुए, जो लगातार उसके हमलों से बच रहा था, वो ठंडी हंसी हंस पड़ी, जबकि उसके लंबे पतले पैर हवा में तूफान की तरह नाच रहे थे।
हिंसक किक से तेज हवा के झोंके आए, जिससे जमीन पर पत्तियां उछलने लगी। 3 स्टार डूजे की ताकत रखने वाला जियाओ निंग से कहीं ज्यादा ताकतवर था। हमलों के इतने तेज हमले में जियाओ यान को जवाबी हमला करने का मौका भी नहीं मिला। वो सिर्फ चकमा दे सकता था। जियाओ यू के लगातार किक के झटकों से बचने में सक्षम होने के बावजूद जियाओ यान के चेहरे पर शांति बनी रही। उसने थोड़ा आंखें सिकोड़ी और तीखी नजर से लगातार अपने प्रतिद्वंद्वी की कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश की। जियाओ यान ने अपनी बाहों से जियाओ यू के लगातार वार को रोका, लेकिन हर वार के साथ उसकी बाहें थोड़ी और दुखने लगी। सच में ऐसा लग रहा था कि जियाओ यू पूरी तरह से बेवकूफ नहीं थी। उसने जियाओ यान से निपटने के लिए पूरी ताकत नहीं लगाई, और हालांकि उसके हमले आक्रामक लग रहे थे, लेकिन वे ज्यादा से ज्यादा अल्पकालिक चोट पहुंचा सकते थे। जियाओ यान की तेजी से पीछे हटती हुई आकृति को देखते हुए जियाओ यू के लाल होंठ संतुष्टि में ऊपर उठे। वो थोड़ा आगे की ओर झुकी और एक बार फिर से हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई। लेकिन जब उसने अपने हमले शुरू किए तो जियाओ यान, जो शुरू से ही उससे बचता आ रहा था, अचानक एक शांत भेड़ से एक क्रूर भेड़िया बन गया। जियाओ यान की मुड़ी हुई हथेलियां उसकी ओर इशारा कर रही थी। जियाओ यू ने महसूस किया कि एक मजबूत चूषण बल ने उसे अचानक अंदर खींच लिया और वो आगे की ओर लड़खड़ा गई। जैसे ही उसका शरीर आगे की ओर झुका, जियाओ यू के शरीर में मौजूद दूध की हुई तेजी से उसके पैरों पर जमा हो गया। वो जमीन पर मजबूती से खड़ी होने वाली थी, लेकिन अचानक चूषण बल गायब हो गया और उसकी जगह एक शक्तिशाली धक्का देने वाला बल आ गया। खींचने और धकेलने के साथ जियाओ यू ने आखिरकार अपना संतुलन खो दिया और कुछ कदम पीछे हट गई, अप्रत्याशित रूप से गिर गई और अपने नितंब पर गिर गई। जियाओ यान के अचानक कौशल के विस्फोट से अचानक नीचे धकेल दिए जाने पर जियाओ यू बेहद हैरान लग रही थी। वो वास्तव में जल्दी से वापस उठना भूल गई, और जब वो आखिरकार अपनी स्तब्धता से बाहर आई और प्रतिक्रिया करने की कोशिश की, तो एक क्रूर बाघ जैसी आकृति आसमान से उतरी और उसे जमीन पर दबा दिया। मादरचोद, ये मास्टर आज तुम्हारा बलात्कार करने वाला है। टीएल, ध्यान दे कि ये उपन्यास ऐसा नहीं करता। मैं बस अगले अध्याय में इसे समझाऊंगा। उसके चेहरे पर चोट के निशान और पूरे शरीर पर चोटों ने जियाओ यान को सांस लेने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उसके दोनों हाथों ने जियाओ यू की नब्ज को उसकी पीली कलाई पर दबा दिया था। जियाओ याओ के अश्लील शब्दों को सुनकर जियाओ यू चौंक गई। हर बीतते सेकंड के साथ, जैसे जैसे वो अपनी पूरी ताकत से अपने धारक के खिलाफ संघर्ष करती गई, उसका चेहरा परिश्रम और क्रोध से लाल होता गया। हालांकि जियाओ यान अधिक मजबूत साबित हुआ। उसने जियाओ यू की कलाइयों को और अधिक कसना शुरू कर दिया, जिससे उसके हाथ धीरे धीरे सुन्न हो गए। थोड़ी देर तक बेकार में संघर्ष करने के बाद जियाओ यू को अपना निरर्थक प्रयास छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो गहरी शर्म महसूस करते हुए जियाओ यान पर भड़की। उसकी भरी हुई छाती थोड़ी सी उभरी और उसने उसे डांटा, छोटा कमीना। मुझे जाने दो। जियाओ यान ने अपना मुंह खोला, चोटों को धोने वाले दर्द की लहरों से कराह उठा। उसने कुछ गहरी सांसें ली और नीचे देखा और व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, तुम्हें जाने दिया? क्या मुझे बिना वजह मारा गया? मैंने कहा था कि मैं आज तुम्हारा बलात्कार करने जा रहा हूं। अपने से कई साल छोटे किसी व्यक्ति द्वारा उसे जकड़े जाने और बार बार बलात्कार करने की धमकी दिए जाने पर जियाओ यू को समझ में नहीं आया कि उसे रोना चाहिए या हंसना चाहिए, क्योंकि उसे पक्का विश्वास था कि जियाओ यान ऐसा कुछ नहीं करेगा। अपनी कलाइयों को मोड़ते हुए जियाओ यू अभी भी बच नहीं पाई। वो केवल उस पर अपनी आंखें झपका सकती थी और स्थिति की बेतुकीता पर नाक भौं सिकोड़ सकती थी। तुम छोटे कमीने अभी तक बड़े भी नहीं हुए हो। जब तुम वास्तव में परिपक्व हो जाओगे तब ये बातें कहना। अपनी मर्दानगी पर सवाल उठाए जाने पर जियाओ यान ने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ ली।
अपना सिर नीचे करते हुए उसने दुर्भावनापूर्ण तरीके से जवाब दिया, तुम मुझे आजमाना चाहती हो? जियाओ यान की तीव्र निगाहों से कुछ हद तक खतरा महसूस करते हुए जियाओ यू ने भारी सांस ली। वो एक घमंडी व्यक्ति थी, इसलिए वो झुकने को तैयार नहीं थी। इसके बजाय उसने जिद करके अपनी बर्फ जैसी सफेद ठुड्डी उठाई और एक ठंडी मुस्कान के साथ ताना मारा, अगर तुमने कोशिश करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें नपुंसक बना दूंगी। अपने होठों को सिकोड़ते हुए जियाओ यान ने इस महिला को देखते हुए निराशा महसूस की। अगर उससे पूछा जाता तो जियाओ यू से बहुत नाराज होने के बावजूद बलात्कार जैसे भयानक अपराध को अंजाम देने की हद तक नहीं जाना चाहता था। चाहे आप इसे कैसे भी कहें, वो अभी भी उसकी बड़ी चचेरी बहन थी। लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए अगर जियाओ यान पीछे हट जाता तो क्या उसे बिना किसी कारण के पीड़ा नहीं होती? आंखें थोड़ी सिकोड़ते हुए जियाओ यान ने अपने होंठ काटे। अचानक उग्रता से उसने उसे नीचे धकेल दिया और खुद को उसके शरीर से कसकर चिपका लिया। जियाओ यान की अचानक हरकत ने जियाओ यू को चौंका दिया और उसका मुंह थोड़ा खुल गया। उसने अभी भी बलात्कार के सदमे को महसूस नहीं किया था। जैसे ही जियाओ यान ने अचानक शांत हुई जियाओ यू को अनदेखा किया, उसने जल्दी से अपने बाएं हाथ से उसके दोनों हाथों को जमीन पर दबा दिया। उसी समय उसका दाहिना हाथ उसकी लंबी पतली टांगों पर नीचे की ओर चला गया, उन्हें सहलाते हुए। जियाओ यान ने बहुत पहले ही एक बात समझ ली थी, वो अपनी टांगों को बहुत महत्व देती थी, वास्तव में असामान्य रूप से बहुत अधिक। इस तथ्य पर विचार करते हुए भी कि वे पुरुषों के दिलों को फंसाती है। अपने पैरों पर जियाओ यान के हाथ को महसूस करते ही जियाओ यू अकड़ गई और फिर एक हिंसक चीख निकली। अपने कानों में हल्की सी आवाज के साथ जियाओ यान ने उसे छूना समाप्त किया और एक बंदर की तरह उछलकर पहाड़ से नीचे भाग गया। उसे पता था कि इस तरह के व्यवहार के बाद वो पागल हो जाएगी। चीखें काफी देर तक जारी रहीं, फिर धीरे धीरे कम हो गई। जियाओ यू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और उसकी आंखें सफेद गर्म क्रोध से जल रही थी, क्योंकि वो पहाड़ के तल पर मुश्किल से दिखाई देने वाले धुंधलेपन को देख रही थी। अपने दांत पीसते हुए उसने तेजी से चिल्लाया, जियाओ यान, तुम छोटे कमीने, मैं तुम्हें 10,000 टुकड़ों में काट दूंगी। दूर की आकृति चुप रही। कुछ ही देर बाद चुपके से उसकी दृष्टि के क्षेत्र से गायब हो गई। कमीने, कमीने, कमीने। जियाओ यान की आकृति को गायब होते देख उसका चेहरा बदसूरत हो गया और उसने दोनों मुट्ठियों से अपने बगल की जमीन पर जोर से प्रहार किया। आसपास के नजारे को तोड़मरोड़ कर अपना गुस्सा निकालने के बाद जियाओ यू आखिरकार शांत हो गई। वो अपने पैरों पर पड़े कई अस्पष्ट हाथों के निशानों को देखकर शर्मा गई, जिनमें से प्रत्येक ने उसके पैरों में सुन्नता पैदा कर दी थी। जियाओ यू ने अपने दांत भींचे और खुद को सहारा दिया, अपने शरीर में कमजोरी की भावना से लड़ते हुए और अपने गंदे कपड़े देखकर रोना चाहती थी। न केवल वो उस छोटे बदमाश को सबक सिखाने में विफल रही, बल्कि उसने उसका फायदा भी उठाया। मुठभेड़ के परिणामों ने उसके मुंह में कड़वाहट पैदा कर दी। जियाओ यान की हरकतों के बारे में सोचते हुए जियाओ यू को शर्म और गुस्सा आया। हालांकि इस बार उसने अपनी तलवार नहीं निकाली और सालों पहले की तरह उसका पीछा नहीं किया। वो अब एक वयस्क थी और स्वाभाविक रूप से पहले की तरह व्यवहार नहीं कर सकती थी, जिससे कबीले में सभी को पता चल सके कि उसकी जांघों को उस बदमाश ने छुआ था। जियाओ यू कुछ देर वही खड़ी सोचती रही, फिर अपने पैर पटकते हुए और धीमी आवाज में गाली देते हुए बोली, छोटे कमीने, बेहतर है कि तुम मुझे मौका न दो, वरना ये अच्छा नहीं लगेगा। जियाओ यू ने अपनी नाक सिकोड़ी, अपने महीन काले बालों को हवा में लहराने दिया। उसने अपने गंदे कपड़ों को झाड़ा, उन्हें थोड़ा सीधा किया और फिर कुछ उदास होकर धीरे धीरे पहाड़ से नीचे की ओर जाने लगी। बेचैनी से पहाड़ से नीचे भागने के बाद जियाओ यान जल्दी से पहाड़ के नीचे एक झाड़ी के पीछे चला गया।
उसकी पीठ से पसीने की ठंडी बूंदें बह रही थी। जब तक उसने जियाओ यू को पास से गुजरते नहीं देखा, तब तक वो राहत की सांस नहीं ले सका। उसने अपनी नाक रगड़ी और अनजाने में अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर घुमाया और अपना दूसरा हाथ पकड़ लिया। अपने चेहरे पर एक स्वप्निल भाव के साथ उसने फुसफुसाते हुए कहा, कुछ साल पहले की तुलना में अब उसे छूना बहुत बेहतर लगता है। इस बेवकूफ महिला के सामने मैं कभी भी अपना गुस्सा नहीं रोक सकता। ऐसा लगता है कि मेरे बचपन की शिकायतें वास्तव में सामान्य से कहीं ज्यादा गहरी हैं। जियाओ यान ने अपनी गर्दन घुमाते हुए कड़वी हंसी उड़ाई। एक गहरी सांस लेते हुए उसने विचार को दूर धकेल दिया। एक बार फिर से अपने पूर्व शांत मन की स्थिति को प्राप्त करने के बाद वो धीरे धीरे बाहर चला गया। अपने छिपने की जगह से दूर जाते हुए जियाओ यान अचानक रुक गया और कुछ शर्मिंदा होकर उसने दूर एक पेड़ के सहारे झुकी हुई काले कपड़े वाली युवती को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। वो अजीब तरह से हंसा। जुनेर, तुम यहां क्या कर रही हो? दूर खड़ी जुन एर आलस से पेड़ के सहारे झुकी हुई थी। उसकी छोटी कमर के चारों ओर बैंगनी बेल्ट हवा में स्वतंत्र रूप से बह रही थी और उसकी खूबसूरत आंखें जियाओ यान पर घूम रही थी। उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कान थी जब उसने कहा, जियाओ यान गेगे, मैंने अभी अभी जियाओ यू को गुस्से में चलते हुए देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने उसे फिर से उकसाया हो? शर्मिंदगी से अपनी नाक को छूते हुए जियाओ यान आगे बढ़ा और सूखी हंसी में बोला, कौन जानता है कि वो फिर से बुरे मूड में क्यों है। हंसते हुए जियाओ यान को देखकर जुनेर अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। जब भी जियाओ यान गेगे जियाओ यू के साथ होता है तो वो अनिवार्य रूप से स्पष्ट रूप से नहीं सोच पाता है और कुछ चौंकाने वाली चीजें करता है। जुनेर की बातें सुनकर जियाओ यान को थोड़ा दोषी महसूस हुआ, लेकिन उसने मासूमियत से अपने कंधे उचकाए और कहा, तुम्हें पता है, मुझे मजबूर होना पड़ा। हल्की हंसी के साथ जुनेर ने अपने छोटे होठों को दबाया। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे। उसकी युवती की सुंदर सुंदरता काफी दिल को छू लेने वाली थी। कल क्यूई विधि मंडप में नई तकनीकों की तलाश करने का दिन है। जियाओ यान गेगे को तैयारी करनी चाहिए, वो जाते हुए बोली, लेकिन आवाज आती रही। समूह के भीतर खड़े होकर जियाओ यान ने अपने सामने विशाल मंडप को देखने के लिए अपना सिर उठाया और अपने सामने के अद्भुत दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित होकर एक आह भरी। इमारत के सामने लगे साइन बोर्ड पर 3 उत्कीर्ण शब्द थे। क्यूई मेथड पेविलियन, जो प्राचीन भव्यता को दर्शाता था। सामने लगे साइन बोर्ड पर हल्का पीला रंग था और इसके शरीर पर लगे चिप्स और डेंट के साथ यह स्पष्ट था कि यह स्थान समय के उतार चढ़ाव से गुजरा है। यह पूरे जियाओ कबीले में सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। क्यूई मेथड पेविलियन। पिछले सैकड़ों वर्षों से कबीले ने जो भी क्यूई मेथड एकत्र की है, वे सभी यहां संग्रहित है। ये तकनीकें वह आधार थी जिस पर जियाओ कबीले ने आज तक अपनी स्थिति सुरक्षित रखी है। कबीले के सबसे महत्वपूर्ण स्थान के रूप में मंडप पर सुरक्षा बेहद सख्त थी। हर दूसरे दिन ये अनिवार्य रूप से एक निषिद्ध स्थान था जहां जियाओ कबीले के सदस्यों को भी प्रवेश करने की मनाही थी। ये केवल वयस्कता समारोह के बाद ही था कि ये स्थान अस्थायी रूप से कबीले के लिए खोला जाएगा। अपनी आंखें मूंदकर जियाओ यान ने मंडप के कई छिपे हुए कोनों पर अपनी नजर घुमाई जो छायाओं से छिपे हुए थे। उसकी गहरी आत्मा की धारणा ने उसे सूचित किया कि इस स्थान पर की जाने वाली हर हरकत पर छिपे हुए पहरेदारों द्वारा बारीकी से नजर रखी जा रही थी। मंडप के भीतर कई छिपे हुए स्थानों में जियाओ यान ने देखा कि शक्तिशाली आभाएं अदृश्य रूप से छिपी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि कबीले ने वास्तव में इस क्यू विधि मंडप को बहुत सम्मान दिया था। अपना सिर थोड़ा घुमाते हुए जियाओ यान ने जुन एर के साथ एक त्वरित नजर का आदान प्रदान किया। उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में मुस्कान की एक झलक देखी। स्पष्ट रूप से आसपास के क्षेत्र में छिपे हुए पहरेदारों को उन दोनों ने पहचान लिया था। ओह,
मैंने पहले भी कई बार क्यू विधि मंडप में प्रवेश के बारे में नियमों की घोषणा की है, इसलिए मैं उन्हें फिर से विस्तार से नहीं दोहराऊंगा। संक्षेप में, क्यूई विधि मंडप में प्रवेश करने के बाद आप सभी को 2 घंटे के भीतर वापस लौटना है। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक क्यूई विधि की अनुमति है जो उनके गुण के अनुकूल हो। आप इससे अधिक नहीं ले सकते। यदि कोई अधिक लेकर भागने की कोशिश करता है तो वो व्यक्ति क्यूई विधि प्राप्त करने के अपने अधिकार को खो देगा। इसलिए आप सभी को सबसे अच्छा ध्यान रखना चाहिए। सीढ़ियों के शीर्ष पर खड़े होकर जियो झान की आज्ञाकारी निगाहें उसके नीचे बैठे युवाओं पर घूम गई, क्योंकि उसने ये गंभीर स्वर में कहा, हाँ। समूह ने जवाब में उत्साह से चिल्लाया। हर कोई विशाल मंडप को आग की लपटों वाली आंखों से घूर रहा था। एक बेहतर क्यूई विधि प्राप्त करना अपने साथियों से आगे निकलने के बराबर था। सीधे खुद को आगे रखना, यह हमेशा से कुछ ऐसा रहा है जिसे हर कबीले का सदस्य गहराई से चाहता था। चूंकि आप सभी नियमों के बारे में स्पष्ट हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जियो झान ने संतुष्टि में सिर हिलाया। उसने एक कदम पीछे हटकर एक पत्थर का खंभा दिखाया जो मंडप के दरवाजों के सामने था। खंभा करीब 1 मीटर ऊंचा था और उसके ऊपर एक पारदर्शी क्रिस्टल बॉल रखी हुई थी। अपने हाथ की हरकत से पीछे खड़े 2 गार्डों ने विशाल काले दरवाजे को धक्का देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे खुलते ही दरवाजे से एक हल्की चरमराहट की आवाज आई। अपनी विशेषता निर्धारित करने के बाद आप मंडप में प्रवेश कर सकते हैं। याद रखें, प्रवेश करने पर अपनी संबंधित विशेषता के साथ चिन्हित मार्ग का अनुसरण करें। गलती से गलत रास्ते पर न भटक जाएं। भीड़ की ओर अपना सिर हिलाते हुए जियाओ झान ने परीक्षण शुरू करने का इशारा किया। जियाओ झान का संकेत देखकर सामने खड़ा एक युवक उत्साह से सीढ़ियों पर कूद गया। जैसे ही उसने अपने दोनों हाथ क्रिस्टल बॉल पर रखे, एक हल्की हरी चमक निकली। हवा की विशेषता, ठीक है, आप प्रवेश कर सकते हैं। जियाओ झान ने क्रिस्टल बॉल पर एक तिरछी नजर डाली और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। चूंकि किसी ने पहले ही बढ़त ले ली थी, इसलिए नीचे मौजूद सभी लोग अब स्थिर नहीं रह सकते थे। एक एक करके वे सीढ़ियों से ऊपर चढ़े और अपनी विशेषता निर्धारित करने के बाद क्यूई विधि मंडप में भीड़ लगा दी। अपने आसपास कम होती भीड़ को देखकर जियाओ यान ने अपनी नाक को छुआ और जुन एर की ओर मुस्कुराते हुए कहा, चलो देखते हैं कि हम किस तरह की तकनीक पर अपना हाथ रख सकते हैं। जुनेर ने अपने हाथों को प्यार से फैलाया। कबीले के क्यूई तरीके वास्तव में उसे बिल्कुल भी आकर्षित नहीं करते थे। हालांकि चूंकि जियाओ यान की दिलचस्पी थी, इसलिए वो खुशी खुशी उसके साथ चली गई। चूंकि दोनों को कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए जब तक बाकी सभी लोग अंदर नहीं चले गए, तब तक वे धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर नहीं चढ़े। ये देखकर जियाओ झान उन्हें केवल एक असहाय नजर से देख सकता था। जियाओ यान ने जियाओ झान की ओर एक दांतेदार मुस्कान बिखेरी और अपनी हथेली से क्रिस्टल बॉल को छुआ। एक ज्वलंत लाल रोशनी, जो पहले की तुलना में कई गुना अधिक चमकदार थी, जल उठी, जो अग्नि गुण के प्रति लगाव को दर्शाती थी। जियाओ झान पहले से ही अपने बेटे के गुण को जानता था, इसलिए उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। एक हल्की सी सिर हिलाते हुए उसकी आंखें अचानक आसपास के क्षेत्र में घूम गई और फिर उसने अनजाने में एक कदम आगे बढ़ाया। खांसी छोड़ते हुए जियाओ झान आगे झुका और धीमी आवाज में बोला, अग्नि मार्ग, पथ 3, कमरा 43। जियो झान की बात सुनकर जियो यान पहले तो चौंक गया, लेकिन फिर उसे ये बात मजेदार लगी, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसके पिता वास्तव में अपने बेटे के लिए अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे थे। लगभग अदृश्य रूप से सिर हिलाने के बाद जियो यान देखने के लिए एक तरफ खड़ा हो गया। अब जुन एर की परीक्षा लेने की बारी थी। जुन एर ने चमकदार क्रिस्टल बॉल को देखा और एक पल के लिए झिझकी। फिर जैसे ही उसने अनिच्छा से अपना सिर हिलाया, उसने अपनी पतली उंगली से क्रिस्टल बॉल को हल्के से दबाया। जुन एर के स्पर्श के बाद
क्रिस्टल बॉल जो अभी शांत हुई थी, अचानक लाल रोशनी में फिर से फूट पड़ी। कुछ ही क्षणों के लिए बॉल आग के गोले की तरह गर्म और चमकदार हो गई। क्रिस्टल बॉल को देखकर चकित होकर, जो अब आग की एक गेंद में बदल गई थी, जियो झान का मुंह थोड़ा खुला रह गया और उसने अनजाने में एक तेज सांस ली। आग का गोला कुछ समय तक बना रहा और जब तक जुनएर ने अपनी उंगली वापस नहीं खींची, तब तक लपटें धीरे धीरे बुझने लगी। रोशनी कम होने के बाद कोई व्यक्ति पूरे क्रिस्टल बॉल को ढकने वाली कई पतली दरारें देख सकता था। टूटने के कगार पर खड़ी क्रिस्टल बॉल को कड़वाहट से देखते हुए जियो झान केवल एक आह भर सका। जुनैर को ऐसी नजर से देखते हुए, जो किसी छिपे हुए अर्थ से भरी हुई लग रही थी, उसने अपना हाथ हिलाया और कहा, जल्दी करो और अंदर जाओ। टस्क, आग का ऐसा शुद्ध शरीर। कितनी शर्म की बात है कि वो लकड़ी की विशेषता के लिए लगाव के साथ पैदा नहीं हुई, अन्यथा वो एक जन्मजात कीमियागर होती। जबकि जियो यान उसके सामने हुई घटना से स्तब्ध था, उसने याओ लाओ की आवाज सुनी जो विस्मय से भरी थी। अपने दिल में चुपचाप सिर हिलाते हुए जियो यान ने जुनएर को देखा, जो उसकी ओर चल रही थी। एक कंधे उचकाते हुए वो मुड़ा और क्यूई विधि मंडप में चला गया। जियो झान की नजरें उन दो लोगों पर टिकी रही जो एक साथ क्यूई विधि मंडप में चले गए और फिर क्रिस्टल बॉल को देखने के लिए वापस आ गए। ये अंतः काचा ध्वनि के साथ कई टुकड़ों में टूट गया था। उसने अपनी ठोड़ी को सहलाया और खुद से बुदबुदाया, आह, ये वास्तव में है, ये वास्तव में बहुत उल्लेखनीय है। ये लड़की जुनएर न केवल एक अच्छी स्वभाव वाली है, बल्कि वो एक असली सुंदरता भी है। लेकिन उसकी पृष्ठभूमि भी बेहद भयानक है। वो नालन यानरान से अतुलनीय रूप से बेहतर है। अगर यान एर को उसके जैसी दुल्हन मिल जाती तो कितना अच्छा होता। अपने विचारों को जोर से कहने के बाद जियाओ जान ने अपना सिर हिलाया और खुद का मजाक उड़ाते हुए हंस पड़ा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने वास्तव में ऐसी जंगली कल्पना का मनोरंजन किया था। जबकि जियाओ जान खुद पर हंस रहा था, उसे एहसास नहीं हुआ कि जुनएर जो मंडप में प्रवेश करने वाली थी, कठोर हो गई, जबकि उसके नाजुक कान मुड़ गए, ठीक पहले की क्रिस्टल बॉल की तरह उग्रलाल और आकर्षक। काले दरवाजे से आगे बढ़ने के बाद थोड़ा अंधेरा था। आसपास की दीवारों पर लटके अग्नि मोतियों के भीतर से हल्की रोशनी चमक रही थी, जिससे विशाल मंडप में एक गहरा और शांत माहौल बन गया। मंडप में मुख्य प्रवेश द्वार से कई चौड़े मार्ग निकलते थे। प्रत्येक मार्ग की शुरुआत में बड़े बड़े शिलालेख थे, जो प्रत्येक मार्ग में मौजूद तत्वों का वर्णन करते थे। जियाओ यान की नजर हर मार्ग से गुजरती रही और आखिरकार वे दूरबाई और अग्नि मार्ग पर रुक गई। अपनी नाक को थोड़ा महसूस करते हुए उसने अपना सिर बगल की ओर घुमाया। हालांकि जो उसके सामने आया वो शर्म से शर्माती हुई जुनएर थी। हैरान होकर उसने पूछा, जुनएर, ये क्या है? आह! जियाओ यान की आवाज से होश में आने पर जुनएर का लाल चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया। उसे धीरे धीरे ठीक होने में कुछ पल लगे। फिर उसने जियाओ यान पर अपनी नाक सिकोड़ी और उदासीन स्वर में जवाब दिया, ये कुछ भी नहीं था। चलो जल्दी से क्यूई विधि की तलाश करते हैं, जियाओ यान ने हैरान होकर कहा, लेकिन फिर अग्नि मार्ग की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, चलो चलें। जुनएर ने उदासीनता से सिर हिलाया, जबकि उसके चेहरे पर अभी भी लालिमा छाई हुई थी। जुनएर के आकर्षक छोटे चेहरे पर नजर डालते हुए जियाओ यान का दिल धड़कने से रुक नहीं सका। वो जल्दी से आगे बढ़ गया, केवल सीधे आगे देखता हुआ। ओह! अग्नि मार्ग 5 छोटे रास्तों में विभाजित हो गया। प्रत्येक रास्ते के भीतर कई कबीले के सदस्यों की छायाएं अस्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। अग्नि मार्ग पथ 3। एक त्वरित नजर के बाद जियाओ यान जुनएर को सीधे तीसरे रास्ते पर ले गया। इस रास्ते के भीतर जो था वो पूरी तरह से अलग दुनिया लग रही थी। रास्ते के दोनों ओर एक दूसरे से कई मीटर की दूरी पर मोटे लाल रंग के लकड़ी के दरवाजे थे। इस समय
सभी दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन प्रत्येक खुले दरवाजे के भीतर एक हल्का लाल प्रकाश वाला पर्दा था। ये लाल पर्दा एक प्रकार का रक्षात्मक अवरोध था। साथ ही ये कबीले के युवाओं के लिए अंतिम परीक्षा भी थी। अगर कोई भीतर से क्यूई विधि प्राप्त करना चाहता था तो उसे पहले इस बाधा को तोड़ना पड़ता था। इस रास्ते में पहले से ही कबीले के कई सदस्य आ चुके थे। ये लोग अब कई अलग अलग लकड़ी के दरवाजों के सामने खड़े थे, लाल चेहरे के साथ लाल बाधा पर क्रूर प्रहार कर रहे थे। कभी कभी बाधाओं के टूटने की आवाजें सुनाई देती थी। साथ ही मंडप के भीतर से जश्न मनाने वाले जयकारे भी गूंजते थे। उस समय जो लोग अभी भी अपनी पूरी ताकत से बाधाओं पर हमला कर रहे थे, वे ईर्ष्या से भरे चेहरे दिखाने से खुद को रोक नहीं पाए। जियाओ यान और जुन एर धीरे धीरे रास्ते पर चलते हुए, थोड़ा आनंद लेते हुए, दोनों तरफ कबीले के सदस्यों को देखते हुए जो जोश से जल रहे थे। दूसरे कोने पर मुड़ने के बाद जियाओ यान ने अपने बगल में लकड़ी के दरवाजे पर खुदी हुई संख्या को देखा। उस पर 37 नंबर लिखा था। उसने अपनी नाक को छुआ और जल्दी से आगे बढ़ने से पहले मुस्कुराया। अंत में वो 43 नंबर वाले दरवाजे के सामने रुका और हल्के फुल्के अंदाज में बोला, तो यही है। रास्ते में अभी भी 10 से ज्यादा कबीले के सदस्य थे। जब उन्होंने जियाओ यान को कमरा नंबर 23 के सामने रुकते देखा तो वे सभी अचंभित रह गए। इस कमरे में वास्तव में उस खास रास्ते में सबसे कठिन अवरोध था। इससे पहले कई शालीन कुशल कबीले के सदस्यों ने अवरोध को तोड़ने की कोशिश की थी। हालांकि वे सभी दीवार से टकरा गए थे। अपनी ओर हैरान नजरों से बेपरवाह जियाओ यान ने धीरे से अपनी हथेली को प्रकाश अवरोध पर रख दिया। जियाओ यान गेगे, ऐसा करके क्या अंकल जियाओ ने निजी लाभ के लिए अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है? जियाओ झान की हरकतों को देखकर जुनेर ने चंचलता से अपनी आंख झपकाई और एक हैरान मुस्कान के साथ धीरे से पूछा। अवरोध की मोटाई का अंदाजा लगाने के बाद जियाओ यान ने अपना सिर घुमाया और बनावटी क्रूरता के साथ जवाब दिया, छोटी लड़की, तुम बेहतर तरीके से ऐसा व्यवहार करो जैसे कि तुमने कुछ भी नहीं देखा या सुना है, अन्यथा। जियो यान के हावभाव से खुश होकर जुन एर ने एक मुस्कान बिखेरी और अपने खूबसूरत चेहरे पर झुर्रियां डाल दी। इस तरह के लड़कियों जैसे व्यवहार ने तुरंत आसपास के सदस्यों को चौंका दिया। एक चिढ़ाने वाली मुस्कान लौटाने के बाद जियाओ यान 2 कदम पीछे हट गया और अपने पैरों को थोड़ा अलग करके खड़ा हो गया। धीरे धीरे उसने अपनी मुट्ठी बांधी और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर उसके शरीर के अंदर डू क्यूई एक विशिष्ट मार्ग का अनुसरण करते हुए तेज गति से घूमने लगा। जुन एर आलस से एक दीवार के सहारे झुकी हुई थी। उसके खूबसूरत कर्व्स उसके टाइट फिटिंग कपड़ों में पूरी तरह से लिपटे हुए थे। अब उसकी आंखें जियाओ यान पर कसकर टिकी हुई थी, जो अपना डू क्यूई इकट्ठा कर रहा था। उन झपकती आंखों के अंदर पीली सुनहरी लपटें टिमटिमा रही थी। हां, उसकी आंखें अचानक खुल गई। उसके बाद जियाओ यान के पैर अचानक जमीन से उछले। हवा में अपने शरीर के तेजी से घूमने के साथ उसकी पीठ अब बैरियर की ओर थी। इसके बाद उसकी दाहिनी कोहनी पीछे हट गई और एक हल्की हवा चुभने वाली चीख सुनाई दी। अंत में उसने लाल बत्ती अवरोधक पर जोरदार मुक्का मारा और खुद को घुमाया। ऑक्टेन ब्लास्ट। मन ही मन दबी हुई चीख के साथ जियाओ यान ने अपनी मुट्ठी से बैरियर पर जोरदार प्रहार किया। तुरंत ही बैरियर के बीच से लहरें तेजी से फैलने लगी। टूट जाओ। उसकी चीख के बाद और 10 से ज्यादा हैरान दर्शकों की नजरों के सामने लाल बत्ती का पर्दा कांच की तरह टूट गया। जियाओ यान ने धीरे से अपनी सांस छोड़ी। अपनी बाहों को हिलाने के साथ उसकी आस्तीन के नीचे से कई पॉपिंग की आवाजें आई, इससे पहले कि उसकी आस्तीन नरम हो जाए। किनारे पर अब टूटे हुए लाल बैरियर को देखते हुए जुनेर ने हल्के से अपने हाथों से ताली बजाई और मुंह फुलाए हुए होठों से सिर हिलाया। फिर उसने कहा, यह एक अच्छी युद्ध तकनीक है।
हमले की शक्ति बहुत मजबूत है। जियाओ यान ने अपनी गर्दन को मोड़ा और अपनी बाहें फैलाई। फिर उसने उदासीनता से जवाब दिया, ये सिर्फ इतना ही था। जियाओ यान की बात सुनकर रास्ते में मौजूद दूसरे लोगों को अचानक सीने में जकड़न महसूस हुई। ऐसी हास्यास्पद युद्ध तकनीक सिर्फ इतनी ही थी? सच में एक आघात पहुंचाने वाला कथन है। चलो चलते हैं और देखते हैं कि अंदर किस तरह की तकनीक रखी गई है। जियो यान ने कमरे की ओर अपनी ठुड्डी घुमाई, जो थोड़ा लाल रंग का था। फिर अंदर जाने के लिए आगे बढ़ा। कमरे के अंदर काफी रोशनी थी, लेकिन यह बहुत बड़ा कमरा नहीं था। छोटे से कमरे के बीच में एक पत्थर की मेज थी, जहां एक गहरे लाल रंग का स्क्रॉल चुपचाप रखा हुआ था। जियो यान स्क्रॉल के पास गया और उसे मनोरंजन के संकेत के साथ उठाया। उसने स्क्रॉल के पीछे लिखे शब्दों को पढ़ा। हाई हुआंग क्यू विधि, भस्म करने वाली लॉ। यह वास्तव में बुरा नहीं है। यह वास्तव में कबीले की सबसे अच्छी अग्नि विशेषता क्यू विधि है। ऐसा लगता है कि अंकल जियो ने जियो यान गेगे के लाभ के लिए बहुत प्रयास किया है। उसके पीछे से हल्की हंसी आई। जियो यान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसे अपने दिल में गर्मी का एहसास हुआ। एक बर्फ जैसा सफेद हाथ अचानक जियो यान के पीछे से निकला और उसके हाथों से गहरे लाल रंग का स्क्रॉल छीन लिया। स्क्रॉल को पकड़े हुए अपना सिर झुकाते हुए जुनेर ने धीरे से कहा, जियाओ यान गेगे, भले ही आप भविष्य में उच्च स्तरीय क्यूई विधि प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि भविष्य में आपकी प्रकृति प्रशिक्षण तकनीक के स्तर से निर्धारित होगी जिसका आपने पहली बार उपयोग किया था। हाई हुआंग क्यूई विधि, यह वास्तव में थोड़ी कम है। जियाओ यान ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। जियाओ यान की शांत अभिव्यक्ति को देखकर जुनेर ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी, फिर एक आह भरी। अपनी उंगलियों के एक झटके से उसके हाथ में एक प्राचीन दिखने वाला स्क्रॉल दिखाई दिया। स्क्रॉल का रंग लाल एगेट जैसा था। जुनेर ने स्क्रॉल को सहलाया और धीरे से कहा, जियाओ यान गेगे को अपना चेहरा बचाने के लिए मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। जुनेर ये भी जानती है कि आप कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अत्यधिक पांडित्यपूर्ण हो। उच्च स्तरीय क्यूई विधि आपके भविष्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। इसलिए XUNER को देखते हुए, जो दोनों हाथों में स्क्रॉल पकड़े हुए थी, जियो याओ ने एक कड़वी हंसी निकाली और अपना सिर हिलाया। उसने उसके सिर पर थपथपाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, फिर हाई हुआंग प्रशिक्षण तकनीक के साथ स्क्रॉल वापस लेने के लिए आगे बढ़ा। ये XUNER के कुछ हद तक आहत भाव के तहत किया गया था। जियो यान गेगे, XUNER ने अपना मुंह सिकोड़ा और एक उदास भाव दिखाया। उसकी नम आंखें देखने में मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। हे, शुक्रिया XUNER। मैं अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए आपके प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर रहा हूं। एक सौम्य मुस्कान के साथ जियो यान आगे झुका और उसके कान में धीरे से बोला, जियो यान गेगे एक और भी बेहतर क्यूई विधि प्राप्त कर सकता है। जियाओ यान को क्यू विधि के साथ कमरे से बाहर निकलते देख जुनेर ने अपना सिर हिलाया। अपनी आवाज में बेबसी के साथ उसने कहा, मैं अभी आप पर विश्वास करूंगी। जियाओ यान ने कमरे से बाहर निकलते समय सभी हैरान कबीले के अन्य सदस्यों को देखा। अपने कंधों को धीरे से सिकोड़ते हुए उसने जुनएर का इंतजार किया, इससे पहले कि वे दोनों बिना किसी उद्देश्य के आगे बढ़ते लापरवाही से बातें करते। चूंकि उनके पास एक साथ 2 घंटे थे, इसलिए जुनएर और जियाओ यान को बाहर जाने की जल्दी नहीं थी। चूंकि क्यू विधि मंडप में आमतौर पर सभी के लिए मनाही थी, इसलिए आज वहां जाना एक दुर्लभ अवसर था। इसलिए उन्होंने अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने का फैसला किया। जब वे आग के रास्ते से निकलने वाले थे, जुनेर ने लापरवाही से एक छोटे से कमरे में प्रवेश किया और लोजुआन क्यू विधि स्क्रॉल ले आई। जियाओ यान के साथ वे फिर दूसरे गलियारों में चले गए। आज क्यू विधि मंडप में साल का सबसे शोरगुल वाला दिन होगा। हर एक दालान में दीवारों के बीच लोगों की भीड़ थी, जबकि हर व्यक्ति की आंखों में
उत्साह साफ झलक रहा था, क्योंकि वे लाल ऊर्जा पर्दों से टकरा रहे थे। हर बार जब कोई पर्दा टूटता तो उत्साह की एक और चीख सुनाई देती। इस आनंददायक माहौल में जियाओ यान के छोटे से चेहरे पर भी हल्की मुस्कान थी। दूसरे दालान से बाहर निकलते हुए जियाओ यान ने समय देखा। खिंचाव लेते हुए वो जुनइर को देखते हुए हंसा। हमें जाना चाहिए, लगभग समय हो गया है। उदासीनता से सिर हिलाते हुए जुनइर ने क्यूई मेथड पेवेलियन के निकास की ओर सीधे जाने से पहले एक कोने के आसपास जियाओ यान का पीछा किया। एक रास्ते से चलने के बाद जियाओ यान की भौहें आश्चर्य से ऊपर उठ गई। बहुत दूर नहीं, वो एक लाल पोशाक देख सकता था जो जियाओ मेई की थी। उसका आकर्षक चेहरा लाल हो गया क्योंकि वह लगातार बाधा के सामने घूम रही थी। उसके रूपरंग के आधार पर ऐसा लग रहा था कि वो क्यूई विधि प्राप्त करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी, लेकिन बाधा को तोड़ने में सक्षम नहीं थी। आज जियाओ मेई ने थोड़ी तंग स्कर्ट और कमर के चारों ओर एक रिबन के साथ सुंदर लाल कपड़े पहने हुए थे, जो उसकी कमर के चारों ओर कसकर बंधा हुआ था। अभी उसका शुद्ध और प्यारा चेहरा चिंतित दिख रहा था, क्योंकि उसकी भौहें प्यारी तरह से आपस में जुड़ रही थी। उसके आसपास के कबीले के लोग उससे बात करने की कोशिश में लगभग खुद पर गिर रहे थे। जियाओ मेई का मूड हर पल खराब होता जा रहा था। वो मूल रूप से हताशा के करीब थी। आज से पहले उसके पिता ने उसे गुप्त रूप से एक कमरा नंबर बताया था, जिसमें कहा गया था कि उस क्यूई विधि को पकड़ना अनिवार्य है। हर संभव विधि को समझने और घंटों बिताने के बाद आखिरकार उसे क्यूई विधि मंडप की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार लोगों से जानकारी का एक टुकड़ा मिला। वो जानता था कि अगर जियाओ मेई को पवन विशेषता उच्च हुआंग क्यूई विधि मिल जाती है तो वो सत्ता की दौड़ में बाकी सभी से आगे होगी। हालांकि जियाओ मेई के पिता को सही कमरा नंबर मिला था, लेकिन उन्होंने कमरे पर लगे अवरोध की मजबूती को ध्यान में रखना भूल गए। जियाओ मेई 1 घंटे से लगातार कमरे के बाहर थी, लेकिन वह इसके सुरक्षा घेरे को तोड़ने में असमर्थ थी, और भले ही अन्य कबीले के लोग उसकी मदद करने के विचार से लार टपका रहे थे, लेकिन वे इसे हिला भी नहीं पाए। सुरक्षात्मक पर्दे पर एक समय में केवल एक ही व्यक्ति हमला कर सकता था, और अगर अवरोध को पता चलता कि 2 या उससे अधिक लोग इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अपने बचाव को बढ़ा देगा। अंत में ये छेद वाली बाल्टी से पानी खींचने की कोशिश करने जैसा था। अब तक 2 घंटे बीत चुके थे। अगर वो जल्दी ही कमरे पर लगे सुरक्षा घेरे को नहीं तोड़ पाती तो जियाओ मेई खाली हाथ लौट जाती। एक भी क्यूई विधि न पाने के परिणामों के बारे में सोचते हुए जियाओ मेई की प्यारी आंखें भर आईं। धुंधली निगाहों से उसने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। चारों ओर देखते हुए उसकी सुंदर भौहें ऊपर उठ गई, क्योंकि उसने किसी परिचित को देखा। कुछ ही दूरी पर एक काले कपड़े पहने युवक खड़ा था, जो अपने दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे पकड़े हुए था, और उसके चेहरे पर एक शांत भाव था। जल्दी से अपना चेहरा पोंछते हुए जियाओ मेई ने पहले ही हार मान ली थी, लेकिन जियाओ यान की उपस्थिति ने नई उम्मीद जगाई थी। अपने आंसुओं के किसी भी निशान को मिटाते हुए उसने अपने लाल होठों को दांतों से काटा और जियाओ यान के पास चली गई, इस उम्मीद में कि वो उसकी मदद करेगा। जियाओ मेई के आसपास के अन्य कबीले के लोगों ने उसके नए रूप को देखा और जियाओ यान को खोजने के लिए उसकी निगाहों का अनुसरण किया। उनकी धीमी बातचीत धीरे धीरे कम हो गई, क्योंकि उनकी निगाहों में सम्मान का भाव था। एक पल के लिए शुरू में शोर मचाने वाला रास्ता तुरंत शांत हो गया। 1 दर्जन या उससे अधिक नजरों के नीचे भी जियाओ यान अभी भी उदासीनता के भाव के साथ आगे बढ़ रहा था। जियाओ मेई की ओर एक नजर भी डाले बिना, जो अपने शब्दों को तैयार नहीं कर पा रही थी, वो उसके पास से चला गया। अपने लाल होठों को थोड़ा खोलकर जियाओ मेई ने जियाओ यान को देखा, जिसने अभी अभी उसे अनदेखा किया था। उसके साथ हुए व्यवहार से स्तब्ध था। थोड़ी देर बाद
उसका सुंदर चेहरा आत्महीनता से भर गया और उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। पिछले 3 सालों से जियाओ यान के प्रति जो रवैया उसने दिखाया था, उसे याद करते ही उसके अंदर का गुस्सा तुरंत गायब हो गया। हाँ, ये प्रतिशोध होना चाहिए। मैं वास्तव में एक घृणित व्यक्ति हूं। तुम जो बोते हो वही काटते हो। जियाओ मेई धीरे से जमीन पर बैठ गई। उसके कंधे हल्के से हिल रहे थे और एक दबी हुई चीख शांत गलियारे में गूंज रही थी। जियाओ मेई को देखकर, जो एक परित्यक्त बिल्ली के बच्चे की तरह दिख रही थी, आसपास के युवा कबीले के लोग सिर हिलाते हुए उदास होकर आहें भरने लगे। जियाओ मेई जमीन पर बैठते ही हल्के से रो पड़ी, लेकिन अचानक उसे माहौल में कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उसने धीरे से अपना रोता हुआ चेहरा उठाया, लेकिन वो चौंक गई। जो युवक दूर जा रहा था, वो वापस मुड़ गया और अपने सिर के पीछे हाथ रखकर धीरे धीरे जियाओ मेई की ओर चल पड़ा। रास्ते से हट जाओ, जियाओ यान ने उदासीनता से कहा और जियाओ मेई की ओर देखा। ओ! चौंकी हुई जियाओ मेई तुरंत ठीक हो गई और उसके सुंदर चेहरे पर खुशी लौट आई और एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसने उसके लिए रास्ता बना लिया। उपस्थित लोगों की उत्सुकता भरी लेकिन आभारी निगाहों के सामने जियाओ यान दरवाजे की रखवाली करने वाले पर्दे के सामने खड़ा था। अपनी हथेली को फैलाकर लड़के ने हल्की सांस ली। सब चुप रहे। फिर अचानक बिजली की तरह वो आगे बढ़ा। अपने शरीर को मोड़ते हुए जियाओ यान ने अपना पैर उठाया और चाबुक की तरह आगे बढ़ा। काका की आवाज करते हुए उसने आसपास की हवा को चीर दिया। धमाका! बेरमी से किया गया लात बैरियर पर लगा, जिससे उसमें तेजी से लहरें उठीं। आखिरकार वो सभी की चौंकती निगाहों के सामने टूट गया। उसका पैर थोड़ी देर तक हवा में रहा। फिर जियाओ यान ने धीरे से अपना पैर जमीन पर उतारा। अपनी गर्दन को थोड़ा मोड़ते हुए वो मुड़ा और फिर दूर जुन एर की ओर चल दिया। भी आओगे? धन्यवाद। मुझे माफ कर दो। जियाओ मेई ने डरते डरते उसके पास से गुजर रहे जियाओ यान को धन्यवाद दिया। हाँ, जियो यान ने उस लड़की की ओर देखा जिसने अपना सारा अहंकार खो दिया था और अन्य कबीले के लोगों की प्रशंसा भरी आंखों से ओझल होने से पहले उसने उसे हल्का सा सिर हिलाया।